जो टॉपिक्स हमने कर लिए उनके नोट्स कब मिलेंगे? एंड पे जी, जब सेशन एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। नोट्स आपको एंड पे मिलेंगे, ला खैर के। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। अच्छा जी। जी जी। आपने अनम्यूट होना। जी जी, मैं कर देता हूँ। जी, नोट्स पहले नहीं मिल सकते जी, पहले आपको मिलेंगे ही नहीं नोट्स। उसकी रीजन ये है कि नोट्स अभी मैंने कंपाइल पूरे करने हैं। उसकी रीजन इसी तरह ये है कि पिछली दफा भी मैंने यही काम किया था। नोट्स पहले मिल गए थे स्टूडेंट्स को, क्लास में कोई नहीं फिर डिस्कशन करता, और क्लास में कोई नहीं टेंटिव होता, नोट्स रख के सामने बैठ जाते हैं बस। अच्छा जी, एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी, क्वेश्चन। हेलो। हेलो। जी राहिब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से सर मेरा जो ना प्रीवियस लेक्चर मिस हो गया था। सो काइंडली सर हम उसको कैसे रिकवर करें। आपके दोस्त आपके साथ हैं जो आपके क्लास फेलोज हैं, उनसे आप नोट्स ले लें। अच्छा सर, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिल सकता सर हमें इस और लेक्चर का होती, जो प्रीवियस हो गया था। लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती ही नहीं। अच्छा। हाँ जी। जो आपके दोस्त अहबाब आपके साथ हैं, आप उनके उनसे जो है वो ले सकते हैं। जो है वो नोट्स वगैरह। आप में से जो ठीक हो भी गया। अ, अगर जो है वो फॉर एग्जांपल आप में से जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो अपने इसको कुली को नोट्स दे दें यार। जी। वो मकसूद कह रहे हैं मैं नोट्स दे देता हूँ। जी, आप मकसूद से नोट्स ले लें। ठीक है। और जी, और कोई मसला मसाइल? सेकंड टेस्ट जी, अभी सेकंड टेस्ट चेक हो रहा है भाई, हो जाता है, जरा थोड़ा सब्र तो करें आप लोग, माशाल्लाह थोड़े समझदार हैं, कोई एक दो दिन का इंतजार कर लिया करें। टेस्ट चेक होके आपको मिल जाएगा। आप लोग परेशान ना हो। टेंशन ही लेनी है आप लोगों ने। आपको ये भी पता है कि वो जो टेस्ट आप लोगों ने किया है, नमाय माल बाएं हाथ वाले ही हैं आपके। ठीक है, लेकिन फिर भी बस सेम टेंशन होती है कि बस वो मिल जाए हमें। फिर बाद में जब नंबर आते हैं फिर और टेंशन हो जाती है कि यार नंबर थोड़े क्यों हैं। अच्छी बात है ना, जरा थोड़ा सब्र करें। जब आपका थर्ड टेस्ट आएगा ना, जो आपको हमने पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं, उसके अंदर जब आप वो चीजें देखेंगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें से उसको जरा मजीद बेहतर करें ताकि आपकी जरा प्रैक्टिस थोड़ी सी क्या हो जाए, ज्यादा हो। ठीक है। तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। क्लियर होगी बात जी। अच्छा जी। आज हमारी जो डिस्कशन है वो हमने एक, इट्स नॉट बेसिकली अ टॉपिक। ये इनिशियली वैसे टॉपिक था नहीं सीएसएस के सिलेबस के अंदर, लेकिन एक दफा सवाल आया है इसके ऊपर पास पेपर्स के अंदर। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये टॉपिक है कोई नहीं, लेकिन इस पे एक सवाल आया था क्योंकि, लेकिन ये टॉपिक जो है ना, ये आपके चंद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने आगे फ्यूचर में पढ़ने हैं उनका प्री रेक्विजिट है। यानी फॉर एग्जांपल हमने अगर फ्यूचर के अंदर जो है वो सऊदी ईरान अप्रोचमेंट को देखना है, हमने अगर ब्रिक्स की एक्सपेंशन के बारे में बात करनी है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इनॉग्रेट हुआ है नया, उसके बारे में बात करनी है, तो आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा आपको टॉपिक समझ नहीं आएगी। बात सब फॉलो हो रही है? तो इस पे सवाल भी आ सकता है, या ये एक कॉन्सेप्ट भी है। तो आप इनको दोनों तरीकों से समझ सकते हैं, राइट। यानी इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ, या एक्सप्लेन द रीजंस, या जस्टिफाई दैट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग क्रिएटेड इन द वर्ल्ड, या जस्टिफाई दैट द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग रिमूव्ड। बात समझ आती है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है और ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। या प्रीवियस वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, उसकी जगह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आपके पास अल्टीमेटली जो है वो आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये आइडियाज जो है वो अल्टीमेटली अंडरस्टैंड जो है वो करने वाले हैं जी। ग्लोबलाइजेशन को भी पढ़ेंगे, पहले जरा ये टॉपिक जरा कर लें, कभी कवर कर लें, मैं वो भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को यार, जरा थोड़ा माशाल्लाह समझदार हो तो सबर किया करो थोड़ा सा। सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे अब इंशाल्लाह।
तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही इटसेल्फ, ग्लोबलाइजेशन भी एक कॉन्सेप्ट ही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, लेकिन उसको हम अलहदा भी पढ़ लेंगे, अल्लाह खैर करे, कोई मसला नहीं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक कॉन्सेप्ट भी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक टॉपिक भी है। जरा कुछ समझने की कोशिश करते। वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट द वर्ल्ड ऑर्डर? छोड़ दें न्यू और प्रीवियस को, छोड़ दें। वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है? एनी आइडिया? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर? हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ठीक है। और जी नहीं नहीं, क्या आ रही? अच्छा, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, रीशेप करते हैं, उसको वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। बिल्कुल सही। और कुछ आइडिया? हायरार्की ऑफ पावर होती है एक दुनिया के अंदर कि जिसके मुताबिक पूरी दुनिया चलती है, राइट। सो द डोमिनेंट पावर जो होती है आपके पास, वो उसके फैसले जो होते हैं वो दुनिया के फैसले जो है वो उनको इन्फ्लुएंस करती है। यानी जो डोमिनेंट पावर होती है वो जो फैसला करती है उसके मुताबिक दुनिया चलती है, इसको वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। बिल्कुल सही। वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर सादी जुबान में वो ऑर्डर है जिसके मुताबिक दुनिया चलती है। वो ऑर्डर यानी वो हुक्म, आप समझ लें, वो आपके पास टेक्निक्स, वो आपके पास सिस्टम जिसके मुताबिक दुनिया चलती है, उसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड ऑर्डर। हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। हम कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर वो जो ऑर्डर पहले था, जो हुक्म पहले जिन कंट्रीज का चलता था, वो अब ऑर्डर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब वो कंट्रीज पावरफुल नहीं रहे, अब मजीद कंट्रीज पावरफुल होते जा रहे हैं। मेरी बात समझ आती? जरा समझने की कोशिश करते हैं। वो अफराद जिनकी उम्र कम से कम 40 साल है ना, उन्होंने दुनिया के अंदर 3 किस्म के ऑर्डर देखे। उन्होंने बाइपोलर वर्ल्ड भी देखी है, जिसमें एक ऐसी दुनिया थी जिसमें यूएसएसआर भी पावरफुल था और जिसमें यूएसए भी पावरफुल था। समझ आ गई बात? मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो 1984 तक। उसके बाद जो 1990 के बाद के लोग हैं, उन्होंने 2 वर्ल्ड ऑर्डर्स देखे हैं। एक यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें सिर्फ अमेरिका पावरफुल है पूरी दुनिया के अंदर, और आज की जनरेशन जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड भी देख रही है कि जिसके अंदर अमेरिका सिर्फ पावरफुल नहीं है, इसमें रशिया भी पावरफुल हो रहा है दोबारा, इसमें चाइना दोबारा पावरफुल हो रहा है, इसमें इंडिया पावरफुल हो रहा है, राइट। इसके अंदर सऊदी अरेबिया पावरफुल हो रहा है। बात समझ आती है? इसके अंदर टर्की पावरफुल हो रहा है, इसके अंदर इसराइल इटसेल्फ बहुत बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर चला रहा है। इसराइल की वजह से पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। वो सब कुछ गलत भी कर रहा है, लेकिन फिर भी दुनिया कुछ नहीं कर पा रही। सो यहां पर वो एक पावरफुल कंट्री नहीं रहा, वो कंट्री है, वो सिचुएशन नहीं रही कि सिर्फ एक कंट्री का ऑर्डर चलता था पूरी दुनिया के अंदर। सो नाउ सिचुएशन ये है कि एक ऑर्डर जिसके मुताबिक दुनिया चलती थी, एक डोमिनेंट फोर्स जो दुनिया को चलाया करती थी, वो किसी दौर में 2 हुआ करती थी, फिर बाद में 1 हो गई, और अब वो 1 से क्या हो गई है? मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ अल्टीमेटली दुनिया जो है मूव करना शुरू हो गई। क्योंकि दुनिया के अंदर अब सिर्फ एक कंट्री या 2 कंट्रीज पावरफुल नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज पावरफुल हो रहे। तो वर्ल्ड ऑर्डर उस डोमिनेंट फोर्स के ऑर्डर को कहते हैं कि जो डोमिनेंट फोर्स कोई भी हो सकती है, अमेरिका है, वो डोमिनेंट फोर्स जिस तरह चाहेगी दुनिया को चलाएगी। तो जिस तरह अमेरिका चाह रहा था दुनिया चल रही थी, इसको वर्ल्ड ऑर्डर कहते थे। लेकिन अब वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ अमेरिका पावरफुल नहीं है। यानी मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका पावरफुल नहीं है, मैं कह रहा हूं सिर्फ अमेरिका पावरफुल नहीं, यानी वो अभी भी है। शेर बूढ़ा हुआ है लेकिन शिकार करना बुरा नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? उसके मुताबिक अब नए शेर भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका एक्सपीरियंस है, उसको अभी मरने के अंदर काफी टाइम लगेगा। बात समझ आती है? इन पावरफुल शेरों को उसकी तरह पावरफुल होने में भी वक्त लगेगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज ये हो रहा है कि देयर इज नो सिंगल डोमिनेंट पावर दैट इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो जिसको हमें क्या कह रहे हैं? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मेरी बात समझ आती? इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम रीजंस पढ़ते हैं कि हाउ या व्हाई द वर्ल्ड ऑर्डर इज बेसिकली जो है वो चेंजिंग। आगे एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें जरा, वर्ल्ड ऑर्डर की। पहले वर्ल्ड ऑर्डर की डेफिनेशन लिखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को छोड़ें, पहले वर्ल्ड ऑर्डर की डेफिनेशन लिखिए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर? देखिएगा जी, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम कंट्रोलिंग इवेंट्स इन द वर्ल्ड, सिस्टम कंट्रोलिंग इवेंट्स in the world through a preferred arrangement
of power and authority. Preferred arrangement of power and authority. A system controlling events in the world through a preferred arrangement of power and authority. Preferred arrangement of power and authority. जो मैं प्रेफर करूंगा उसके मुताबिक पूरी दुनिया का सिस्टम चलेगा. A system controlling events in the world, यानी आप पूरी दुनिया के इवेंट्स को कंट्रोल करते हो थ्रू ए प्रेफर्ड सिस्टम ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. मेरी बात समझ आती? तो पूरा जो आपका अपना जो पावर एंड अथॉरिटी है, आपके मुताबिक पूरी दुनिया के इवेंट्स चलते हैं, इसको वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं. मेरी बात समझ आ रही? वो जो प्रेफर्ड अथॉरिटी है वो एक भी हो सकती है, वो दो भी हो सकती है, वो मल्टीपल भी हो सकती है. मेरी बात समझ आ रही? जब एक अथॉरिटी होगी तो उसको यूनिपोलर वर्ल्ड कहेंगे, यूनी वन. दो अथॉरिटीज होंगी तो बाइपोलर वर्ल्ड हो जाएगी. मल्टीपल अथॉरिटीज हो जाएंगी तो फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगी. मेरी बात फॉलो हो रही? तो अब हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली जब आपके पास यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी आपके पास ये खत्म हो गया यूएसएसआर, तो दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ चली गई. दुनिया के अंदर एक पावरफुल कंट्री था जो पूरी दुनिया के सिस्टम्स को क्या करता था, अरेंज करता था, पूरी दुनिया के सिस्टम्स को चलाता था जिस तरह वो खुद चाहता था. मेरी बात समझ आ रही? जब दिल किया किसी पे अटैक कर दिया, जब दिल किया वहां से विड्रॉ कर लिया. मेरी बात समझ आ रही? तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हुआ कब, जब यूएसएसआर क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने रियलाइज किया है कि ये जो प्रेफर्ड सिस्टम है, अब इसके अंदर एक पावरफुल कंट्री नहीं रहा, मल्टीपल पावरफुल कंट्रीज जो आते जा रहे हैं. अब हमें यह समझना है कि ऐसा हुआ क्यों, या वाई, या रीजंस वाई द न्यू आपके पास वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग क्रिएटेड या ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग रिमूव्ड. हेडिंग डालिएगा, रीजंस ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर. रीजंस ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर. क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज होना शुरू हुआ या चेंज हो रहा है? मल्टीपल रीजंस हैं. स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से रीजन से. मुझे एक बात बताइएगा, एक आंसर दीजिएगा मेरे जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं. वॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज अटैक ऑन अफगानिस्तान जस्टिफाइड? नो. वॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज अटैक ऑन इराक जस्टिफाइड? नहीं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज अटैक ऑन अफगानिस्तान वॉज जस्टिफाइड, बट ऑन इराक इट वॉज नॉट जस्टिफाइड. अफगानिस्तान के ऊपर जो अटैक हुआ था वो एब्सोल्युटली जस्टिफाइड था, और इराक के ऊपर जो अटैक हुआ था वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था. अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी मैं यूज कर रहा हूं आपके सामने जो वाकई आपके ज़हन में कुछ क्वेश्चन जनरेट करेगी. मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं. देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2001 के अंदर अफगानिस्तान पर अटैक किया और 2003 के अंदर उसने इराक के ऊपर अटैक किया. मैं ये क्लेम कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अफगानिस्तान का जो अटैक था ये बिल्कुल ठीक था, ये जो इराक वाला अटैक था ये बिल्कुल गलत था. क्यों था, समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा इदारा है जो पूरी दुनिया के सिस्टम को चलाता है. हमने यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम्स और रूल्स को देखना है. अगर कोई चीज, मैं कहता हूं कि कोई चीज वायलेशन है, तो किस चीज की वायलेशन है? यूएन की रूल्स की. मैं कहता हूं कि यार सर्टन चीज इज अ वायलेशन ऑफ दिस लॉ, वो लॉ किसने बनाया है? यूनाइटेड नेशंस ने. और अगर मैं कहता हूं कि सर्टन थिंग इज नॉट अ वायलेशन ऑफ अ लॉ, तो फिर वो लॉ किसने बनाया? यूएन ने. यानी जिस लॉ की वायलेशन हमने देखनी है कि वो हुई है या नहीं हुई, वो लॉ है कौन सा? यूएन का. यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, इसका आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4 कहता है कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता. अ कंट्री कैन नॉट यूज फोर्स अगेंस्ट एनी अदर स्टेट. अगर मैं सिर्फ इस एक आर्टिकल पे बात करूं तो इसका मतलब यह हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के इस आर्टिकल के मुताबिक यूएस ने जो अटैक किया था अफगानिस्तान पे वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि यूएस ने क्या इस्तेमाल कर ली? फोर्स. यूनाइटेड नेशंस तो कहता है आर्टिकल 2(4) में क्या स्टेट कैन नॉट यूज फोर्स अगेंस्ट अनदर स्टेट. एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकती. तो इसका मतलब हुआ कि अफगानिस्तान के ऊपर अटैक भी गलत था और इराक पे भी अटैक गलत था, क्योंकि अमेरिका ने दोनों पे क्या इस्तेमाल की थी? फोर्स. यहां तक बात क्लियर होगी? आगे चलते. इसी यूएन का आर्टिकल 51, इसी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का आर्टिकल 51 कहता है कि कंट्री कैन यूज फोर्स अगेंस्ट अनदर स्टेट.
आर्टिकल 51 कहता है कि कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल कर सकता है। आर्टिकल 24 कहता है कि फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिकल 51 में यह लिखा है कि ये कंट्री, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ फोर्स सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकता है जब उसके खिलाफ पहले फोर्स इस्तेमाल हुई हो। मेरी बात समझ आ रही? इफ अ कंट्री हैज बीन अटैक फर्स्ट, बात समझ आ रही? अ स्टेट कैन यूज फोर्स अगेंस्ट अनदर स्टेट इफ दैट कंट्री हैज बीन अटैक फर्स्ट। प्रॉपर लफ्ज लिखा हुआ है कि अ कंट्री कैन यूज फोर्स इन सेल्फ डिफेंस इफ दैट कंट्री हैज बीन अटैक्ड फर्स्ट। अगर एक कंट्री के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल हो गई है तो वो कंट्री रिटेलिएशन के अंदर, सेल्फ डिफेंस के अंदर फोर्स इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस इज एन इनहेरेंट राइट ऑफ एवरीवन। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने आप को डिफेंड कर लूं या ना करूं। कोई बंदा गोली चलाने लगा है, आपके यार मैं जरा पता कर लूं पहले कि मेरे पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का कि नहीं। मेरी बात फॉलो हो रही? तो सेल्फ डिफेंस तो इनहेरेंट राइट है। तो अगर आप आर्टिकल 24 ही रहने देते तो स्टेट्स कहती हैं कि यार जो हमने सेल्फ डिफेंस में फोर्स इस्तेमाल करनी है आपने तो वो भी खत्म कर दी। इसलिए आर्टिकल 51 ऐड किया गया जिसमें यह कहा गया कि कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ फोर्स सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकता है लीगली तौर पे जब उस कंट्री के खिलाफ क्या हो, फोर्स पहले से ही इस्तेमाल अल्टीमेटली क्या हो गई हो। मेरी बात फॉलो हो रही? यही वो आर्टिकल है जिसकी बेसिस पे इंटरनेशनल लॉ के स्कॉलर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अटैक ऑन अफगानिस्तान वाज अ जस्टिफाइड अटैक। दैट इज वाई जब ये अटैक हुआ था तो ना रशिया ने ना चाइना ने किसी ने वीटो नहीं किया जो यूएस ने अटैक किया था किसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन यही अटैक जब इराक पर हुआ था तो रशिया और चाइना दोनों ने वीटो किया था, क्योंकि इराक ने पहले यूएस पर अटैक नहीं किया था। वो तो सिर्फ एक सस्पिशन था कि दे हैव वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, इनके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हैं, मुझे डर है कि इसके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मौजूद है। मेरी बात को जरा फोकस रखिए। यूनाइटेड नेशंस ने डर की बेसिस के ऊपर फोर्स इस्तेमाल करने को अलाउ नहीं किया। थ्रेट की बेस पर फोर्स इस्तेमाल करने को अलाउ नहीं किया, क्योंकि थ्रेट की कोई यार्डस्टिक नहीं होती। मेरी बात समझ आती? हाउ मच थ्रेट इज कंसिडर्ड एज अल्टीमेट थ्रेट? एक बंदे के घर में छिपकली आ गई है, एक बंदा उसके पीछे जूती लेकर दौड़ रहा है, दूसरा गाड़ी छोड़ के निकल गया, उसका यार्डस्टिक ऑफ थ्रेट फर्क है। आप थ्रेट को डिफाइन ही नहीं कर सकते कि हाउ मच थ्रेट विल बी कंसिडर्ड एज अल्टीमेट थ्रेट। हाउ मच पीस अ कंट्री शुड हैव टू बी डिक्लेयर्ड एज अ पीसफुल कंट्री? कितना पीस होना चाहिए सर? बहुत। कितना बहुत? ये सब्जेक्टिव आइडिया है, आप इसको ऑब्जेक्टिव डिफाइन ही नहीं कर सकते। हाउ मच वेल्थ अ पर्सन शुड हैव टू बी डिक्लेयर्ड एज अ वेल्दी पर्सन? कितना पैसा होना चाहिए बंदे के पास, या बड़ा पैसा है इसके पास, कितना? बहुत है यार। आपकी यार्डस्टिक ऑफ वेल्थ हो सकता है मेरी यार्डस्टिक ऑफ वेल्थ से फर्क हो। मेरी बात फॉलो हो रही? तो ये सब्जेक्टिव आइडियाज है। जिस तरह आपके पास पीस का कोई यार्डस्टिक नहीं है, आपके पास जो है ना वो अल्टीमेटली हाउ मच पावर अ पर्सन शुड हैव टू बी डिक्लेयर्ड एज अ वेरी पावरफुल पर्सन, या बड़ी पावर है के अंदर। ये ऐसे जो को तबादला करा देता है अपने इलाके से एक कॉल के ऊपर। मैं जानता हूं बंदे को डीएसपी का तबादला करा देता है, क्योंकि आपकी यार्डस्टिक ऑफ पावर मेरी यार्डस्टिक ऑफ पावर से फर्क हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं पावर के, कॉन्सेप्ट्स होते हैं पीस के, कॉन्सेप्ट्स होते हैं वेल्थ के, ये सब्जेक्टिव है। इसी तरह थ्रेट एक सब्जेक्टिव आइडिया। अगर वो थ्रेट की बेसिस के ऊपर आपको फोर्स इस्तेमाल करना अलाउ कर देते तो आप तो हर चीज को थ्रेट मान लेते। इसने घूरा है मुझे, इसकी ऐसी की तैसी धड़ा गोली फर्क। इसलिए थ्रेट की बेसिस के ऊपर अलाउ नहीं किया गया। जब थ्रेट की बेसिस पे फोर्स इस्तेमाल करना अलाउ ही नहीं किया गया तो फिर इराक के ऊपर जो आपने कहा कि हमें थ्रेट है कि इनके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं, तो वो अटैक क्या हो गया? अनजस्टिफाइड हो गया। मेरी बात समझ आ रही? और दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, कि कंट्रीज ने रियलाइज कर लिया कि सरकार आज आप इतने पावरफुल हो गए हैं कि आप खुद ही रूल्स डिफाइन करके, खुद ही थ्रेट डिफाइन करके किसी भी कंट्री पर अटैक करना शुरू कर देंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये कहां की जुदराहट है भाई? ठीक है आप पावरफुल कंट्री हैं, आपने अफगानिस्तान पर अटैक किया, हम चुप रहे क्योंकि आप पर पहले अटैक हो गया था। लेकिन ये कहां का असूल है कि जब आपके पास पावर है तो आप जिसको मर्जी पिन पॉइंट करके उसके घर में दाखिल हो जाए। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज
was when United States of America attacked Iraq. The countries realized that United States of America is now using its power as a weapon. That weaponization of power was the start of the change of the global world order. When countries started to realize that we now have to stand up. It's enough is enough. ठीक है, मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि जब आपका दिल करे आप किसी घर में दाखिल हो जाएं जनाब, जस्ट बिकॉज कि मैं जनाब यहां का नाज़िम हूं। सरकार आप नाज़िम थे, आपको अलाउ किया था अफगानिस्तान में, हमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप किसी भी घर में दाखिल हो जाएंगे। सो द रीजन, द स्टार्ट ऑफ द चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर was when United States of America attacked Iraq, and that was the biggest mistake United States of America ever did. क्योंकि दुनिया के अंदर कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो दो बॉर्डर्स पर इकट्ठे जंग लड़के जीता हो। You cannot fight war on two borders at the same time. आप ईस्ट और वेस्ट के बॉर्डर पर इकट्ठे जंग लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी टेंशन क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। या आप वेस्ट के बॉर्डर पर जंग लड़ेंगे या ईस्ट पे लड़ेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर निकाल लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है हिटलर ने जर्मन उसके ऊपर फ्रांस और पोलैंड पे इकट्ठे अटैक नहीं किया था। मेरी बात समझ आ रही? इधर फ्रांस के बॉर्डर पर एक स्टेलमेट हुआ था जिसको वॉर ऑफ ट्रेंचेस कहते हैं। ट्रेंचेस कहते हैं खंदक, खंदके खोद के बैठ गए थे सारे फौजी। इधर जनाब आपके पास जर्मनी के फौजी बैठे हुए हैं, 2 किलोमीटर आगे जनाब फ्रांस के फौजी बैठे हुए खंदके खोद के, और सिर्फ स्टेलमेट हुआ है, ना कोई वहां से आगे आ रहे हैं ना ये यहां से आगे जा रहे हैं। तो जब हिटलर को रियलाइज हुआ कि ये तो स्टेलमेट हो गया, ना यहां को जीत रहा है ना हार रहा है, तो वो मूव किधर कर गया, पोलैंड की तरफ। आप इकट्ठे वॉर लड़ ही नहीं सकते। दैट इज व्हाई यू आर ट्राइंग योर एब्सोल्यूट बेस्ट कि या इंडिया या अफगानिस्तान में कोई बॉर्डर तो सिक्योर हो यार। कोई एक बॉर्डर सिक्योर होगा तो हमारा पूरी की पूरी अटेंशन दूसरे बॉर्डर पे जाएगी। आपके तो दोनों बॉर्डर सिक्योर नहीं है, आपका तो ईरान वाला बॉर्डर भी सिक्योर नहीं है। सारी इलीगल जो आपके लोग जाते हैं यूरोप डंकियां लगा के, ईरान के बॉर्डर से जाते हैं। जितनी इलीगल स्मगलिंग होती है आपके पेट्रोल की, बाकी सबकी ईरान के बॉर्डर से होती है। मेरी बात समझ आ रही? तो बॉर्डर तो सिक्योर ही नहीं है आपको। तो ऐसे सिनेरियो में आप फोकस किस बात पे कर रहे होते कि बॉर्डर क्या किया जाए, सिक्योर किया जाए। यूएस की भी सबसे बड़ी गलती ये थी, ना वो इराक में पूरी तरह जीत सका, ना अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरह जीत सका, इसलिए क्योंकि उसने एक ही वक्त में 2 जंगें छेड़ दी, और जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। ना वो इधर जीत सका ना उधर जीत सका। मेरी बात फॉलो हो रही? तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का, और यही हमारा पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अटैक ऑन इराक being a blatant violation, being a blatant violation of international law. Being a blatant violation of international law. समझ आ गई बात? यहां से कंट्रीज ने क्या करना शुरू कर दिया, उनको रियलाइज हो कि ना ये जो कंट्री पावरफुल है ना, ये अपनी पावर को क्या कर रहा है, मिस यूज कर रहा है। ब्रैकेट में लिख लें वेपनाइजेशन ऑफ पावर। ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में आएगा ना, सारी कहानी जहन में आ जाएगी। ब्रैकेट में लिख लें वेपनाइजेशन ऑफ पावर। ये अपनी पावर को वेपन के तौर पे क्या करना शुरू कर दिया, यूज करना शुरू कर। क्लियर होगी बात? वेपनाइजेशन ऑफ पावर। तो पहला कॉन्सेप्ट आया आपके पास, जहां से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर क्या होना शुरू हुआ, चेंज होना शुरू हुआ। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पे आपके टीचर्स ने, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है या कभी आपने करंट अफेयर्स कहीं पढ़ा है, एक बहुत बड़ा झूठ जो आप लोगों से बोला गया है ना, वो कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का। दुनिया के अंदर, मेरा अपना जाती ओपिनियन है कि दुनिया के अंदर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नाम की कोई चीज नहीं। आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रख ही नहीं सकते, क्योंकि आप आज के दौर में डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली किसी ना किसी कंट्री पे डिपेंडेंट है। जब आप किसी ना किसी कंट्री पे डिपेंडेंट है ना, तो आप फिर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकते। मैं अकेला अपने मुल्क में बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे चाइना के साथ अपनी ट्रेड को इंक्रीज करना है। मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में लिखूं कि जनाब वी नीड टू इंक्रीज ट्रेड विद चाइना, वेरी गुड, फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी लग रही, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्टीमेटली हमें दूसरी पार्टी जिसके साथ हमने ट्रेड करनी है उसका भी अप्रूवल चाहिए। क्या वो विलिंग है मेरे साथ इतनी ट्रेड करने को?
तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं तो इंडिपेंडेंट ही नहीं हूं अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने के अंदर, मैं किसी ना किसी पर क्या हूं, डिपेंडेंट हूं। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो आप नहीं चला सकते, लेकिन आप बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी चला सकते हैं। बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि आप अपने रिलेशन को क्या करें, बैलेंस करें। मेरी बात समझ आती है? क्योंकि लॉर्ड पाल्मस्टन ने कहा था ना कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, द ओनली थिंग परमानेंट अमंग द स्टेट्स आर नेशनल इंटरेस्ट्स। आप अपने नेशनल इंटरेस्ट की बेस पर रिलेशन को क्या करते जाएं, बैलेंस करते जाएं। जहां पर आपका नेशनल इंटरेस्ट है आप उसको उसको रखें अपने पास, जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं आता उसको छोड़ दें। रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया इंडिया ने, ठीक है जनाब, उधर यूक्रेन की वॉर चल रही थी। डिवोर्स इन द डेजर्ट एक कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहां पर जनाब वो सारे के सारे जनाब वो जो आपके पास ये मीडिया वाले जर्नलिस्ट हैं वो जुड़ गए डॉक्टर जयशंकर को, जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है। डॉक्टर जयशंकर को कहा कि जनाब आप तेल खरीद रहे हैं रशिया से, और आपको नहीं लगता कि आप जो तेल खरीद रहे हैं रशिया से, रशिया को जो पैसे मिल रहे हैं वो यूक्रेन के अंदर वॉर में इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को मार रहा है। आपको नहीं लगता कि आपको चाहिए कि आप तेल उससे ना खरीदें? हम भी तो नहीं खरीद रहे। कौन हम? मतलब यूरोप वाले। हम तो नहीं तेल खरीद रहे उससे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा जी भाई वो दो बातें, नंबर वन, आप लोग तेल नहीं खरीद रहे लेकिन आप गैस खरीद रहे हैं रशिया से। मुझे आप सबसे पहले ये साबित करें जो गैस आप खरीद रहे हैं उसका पैसा जो है वॉर में इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन मैं जो तेल खरीद रहा हूं उसका पैसा वॉर में इस्तेमाल हो रहा है। नंबर टू, टेल यूरोपियन कंट्रीज दैट देयर प्रॉब्लम्स इज नॉट माई प्रॉब्लम्स। बात समझ आ रही? डोंट टेल अ सॉवरेन कंट्री लाइक इंडिया व्हाट टू डू। ये जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, ये बैलेंस फॉरेन पॉलिसी, यानी आप किसी की डिक्टेशन नहीं ले रहे, लेकिन आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी जाने नहीं दे रहे कि यार सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, मैं पागल हूं ना लूं, मैं जो है वो किसी के जो है वो टुकड़ों में पलता हूं। ये सेम इसी तरह चल रहा था जब नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया जनाब। नेल्सन मंडेला ने जनाब यासिर अराफात की तारीफ की, और ये नेल्सन मंडेला ने जनाब जो है वो मोमर कदाफी की तारीफ की कि ये लोग अपनी अपनी नेशंस के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में एक कॉन्फ्रेंस हुई और जनाब नेल्सन मंडेला को बुला लिया गया वहां पे। नेल्सन मंडेला से जनाब उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर, जैसे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा कि मिस्टर मंडेला, वी हैव बीन फॉलोइंग योर स्ट्रगल अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ कलर इन योर कंट्री साउथ अफ्रीका, बट after you have come out of the jail, you have talked about Muammar Gaddafi and Yasser Arafat being the beacons of democracy. Don't you think that your ideals are not perfect? तो जिस पे नेल्सन मंडेला ने कहा था the biggest problem of United States of America is that they believe that their enemies should also be our enemies. ये सबसे बड़ा मसला है अमेरिका का, उसको लगता है कि उसका दुश्मन हमारा दुश्मन भी होना चाहिए। ये बैलेंस फॉरेन पॉलिसी होती है। दुनिया ने जब बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी चलानी शुरू कर दी ना, और दुनिया ने डिक्टेशन लेनी छोड़ दी, आपका ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना शुरू किया। जब दुनिया ने रियलाइज कर लिया कि सरकार हमने वाकई ही इस चीज पे फोकस करना है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, टू हेल विद व्हाट अमेरिका वांट्स। मेरी बात समझ आ रही है? वी डोंट केयर व्हाट अमेरिका वांट्स। हमने फोकस किस बात पे करना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। When countries started to focus on a balanced foreign policy and they said absolutely not towards a dictated foreign policy, the global world order started to change. ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर उस दिन भी चेंज होना शुरू हुआ जब कंट्रीज ने क्या करना शुरू किया, एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी चलानी शुरू की, और सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस किया, रादर देन फोकसिंग ऑन टेकिंग डिक्टेशन फ्रॉम एनी अदर कंट्री। दैट वाज बेसिकली द स्टार्टिंग ऑफ the change of the world order. Heading number 2 डालिए। When countries started to follow a balanced foreign policy instead of a dictated foreign policy, instead of a dictated foreign policy। लिखिएगा जी, इसको नीचे लिख लें जरा, एक एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइन होगी। In today's globalized world, countries cannot always do what they wish to do. Countries cannot always do what they wish to do independently.
Countries cannot do what they wish to do independently because they are economically, militarily, and diplomatically dependent on other powerful states, dependent on other powerful states, economically, militarily, and diplomatically, dependent on other powerful states. Clear होगी बात? Full stop. When the countries started to put their national interests in front, when countries started to put their national interest in front, the world order started to change. The world order started to change. लिख लिया आपने? पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 इस पे आ जाइए। रीजंस ऑफ चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में पॉइंट नंबर 3 इसको लिखें, हेडिंग डाल लेते हैं, मिलिट्री माइट ऑफ अदर कंट्रीज इन कंपैरिजन टू यूएस। मिलिट्री माइट of other countries in comparison to US. Heading आ गई, military might of other countries in comparison to US. One of the things which allowed United States of America to be one of the most powerful countries is their strong military. जो strong military थी अमेरिका की, वो अमेरिका को इजाजत देती थी या अलाउ करती थी कि अमेरिका जो है वो दुनिया की पावरफुल स्टेट रह सकता है और वो दुनिया में किसी भी चीज को डिक्टेट कर सकता है, क्योंकि इनके पास जो मिलिट्री पावर है वो अनडाउटेडली एक्सेप्शनल है और आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अमेरिका ही है। लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी पावर अमेरिका है मिलिटरीली, पहले ये सिर्फ ओनली पावर होता था मिलिटरी। समझ आ गई बात? जब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री पावर को चैलेंज करना शुरू किया बाकी कंट्रीज ने, तो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना शुरू किया। पहले सिर्फ अमेरिका था जो पावरफुल था, जिसकी मिलिट्री कैपेसिटी सबसे ऊपर थी। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका हुआ था, राइट? यूएसएसआर के पास मिलिट्री पावर थी लेकिन वो इतना पावरफुल रहा नहीं था क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो गया था। चाइना के अंदर डेंग जियाओपिंग पावरफुल थे, सेकंड प्रेसिडेंट माओ के बाद 1997 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन उस शख्स ने चाइना को एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर हाउस बना दिया। 20 साल तक वो बंदा रूल करता रहा। उस 20 साल के अंदर पहले 10 साल उसकी हर पॉलिसी के ऊपर लानतान हुई, लेकिन उसने ये कहा कि सरकार अगर आपने मुझे पावर दी है ना तो मेरी पॉलिसीज पे थोड़ा सा क्या करें, ट्रस्ट भी रखें, हौसला रखें। वो कौन थी? जरा हौसले वाली, हमारी तरह की नहीं थी। उन्होंने हौसला रखा और आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के लिए जा रहे हैं वो 2030 के। मेरी बात समझ आती? तो ऐसे सिनेरियो के अंदर वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि कंट्रीज जो थी, तब कोई पावरफुल कंट्री नहीं हुआ करता था जब अमेरिका यूएसएसआर को हराने के बाद पावरफुल हो गया था मिलिटरीली। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाकी कंट्रीज ने भी क्या करना शुरू किया, मिलिट्री पावर हासिल करना शुरू। और कहीं ना कहीं यूएस की मिलिट्री पावर को, मिलिट्री माइट को क्या करना शुरू कर दिया, चैलेंज करना शुरू कर दिया। क्योंकि पूरी दुनिया को डिफेंस के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता था किस पर? यूएस के ऊपर। लेकिन जब यूएस ये सोचता था कि अगर मैं इसको असला नहीं प्रोवाइड करूंगा तो दुनिया के अंदर इसको असला नहीं मिलेगा, और पहले ऐसा ही होता था। लेकिन बाद में क्या होना शुरू हुआ, सिस्टम चेंज होना शुरू हो गया। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि 2011 में अमेरिका ने सलाला चेक पोस्ट पर एक हमला की। पाकिस्तान के अंदर एक सलाला चेक पोस्ट थी, उस पर हमला किया। तकरीबन 2.5 किलोमीटर
पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आकर पाकिस्तान की टेरिटरी में एक चेक पोस्ट में हमला करके पाकिस्तान के फौजियों को मार दिया और बाद में कहा जनाब हमसे गलती होगी, हमें पता ही नहीं चला कि ये पाकिस्तान की चौकी थी सलाला चेक पोस्ट के अंदर 2011 में, नवंबर 2011 के अंदर। तो पाकिस्तान ने कहा कि यार ये अजीब बात है, तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि तुम लोग जो हो वो पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर हो गए हो अफगानिस्तान की टेरिटरी से, जी हमें पता ही नहीं चला। तो पाकिस्तान ने उसके बदले में क्या किया, पाकिस्तान ने उसके बदले के अंदर जनाब नेटो की सप्लाई लाइन बंद कर, हमारे मुल्क से नेटो को सप्लाई लाइन जाया करती थी जो कि अमेरिका के फौजियों को हेल्प आउट करती थी अफगानिस्तान के, हमने नेटो सप्लाई लाइन बंद कर दी। अमेरिका ने उसके बदले के अंदर आकर हम पे आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया 2011 में कि हम पाकिस्तान को असला नहीं बेचेंगे। मेरी बात समझ आ रही? 1979 में जब हम अफगान वॉर में शामिल हुए थे रशिया के खिलाफ, तो रशिया ने हमारे ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया था। कब लगाया था? 1979 रशिया ने, क्योंकि जी हम रशिया के खिलाफ जंग करना शुरू हो गए थे अफगानिस्तान के अंदर। और फिर 2012 में किसने लगा दिया आर्म्स एम्बार्गो? अमेरिका ने। यानी दुनिया में दो पावरफुल कंट्रीज थे मिलिटरीली, अमेरिका और यूएसएसआर, रशिया, दोनों ने हम पर क्या लगा दिया? आर्म्स एम्बार्गो। बात समझ आती? 2013 में हमने स्टार्ट किया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना से वो सारे का सारा असला खरीदना शुरू कर दिया जिसकी हमें जरूरत थी। और जब रशिया को रियलाइज हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया है, तो रशिया ने ये जो 1979 वाला आर्म्स एम्बार्गो था ये 2013 में लिफ्ट ऑफ कर दिया। रशिया ने कहा जी हम आपको असला भेज देते हैं 2013 के अंदर। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रियलाइज हुआ कि सरकार अब सिर्फ मैं मिलिटरीली इतना पावरफुल नहीं हूं कि मैं अगर असला बेचना बंद कर दूंगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया में कुछ और पावर्स भी हैं जिनके पास जा सकती है दुनिया वो असला खरीदने के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना शुरू हो गया। वो वर्ल्ड ऑर्डर जिसपे एक कंट्री का एक आप समझ लें इन्फ्लुएंस था, वो वर्ल्ड ऑर्डर जो सिर्फ एक कंट्री चला रहा था, जब उसको रियलाइज हुआ कि सिर्फ अब मैं पावरफुल नहीं हूं, कोई और भी पावरफुल है, तो वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो गया? चेंज हो गया। मेरी बात समझ आ रही? इसको मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको समझाता हूं पास में ले जाकर, इवन दो इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है लेकिन समझाने की खातिर देता हूं। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1944 तक कांग्रेस जो थी वो मुस्लिम लीग जो थी ना उसको मानती नहीं थी। मुस्लिम लीग को कहती थी कि जनाब ये मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कांग्रेस सिर्फ अपने आप को सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया माना करती थी। मेरी बात समझ आ रही? 1944 के अंदर, 1944 में मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी ने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती की। मैं उसको गांधी साहब की पॉलिटिकल हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती खुद समझता हूं, इवन तो बाकी ना समझते हूं, लेकिन मैं उनको इसलिए समझता हूं क्योंकि 1944 में गांधी साहब ने एक लेटर लिखा जिन्ना साहब को, जिसको हम गांधी जिन्ना टॉक्स कहते हैं। गांधी जिन्ना टॉक्स के अंदर गांधी साहब ने लेटर लिखा जिन्ना साहब को कि सरकार मैंने ना आपके साथ कोई बातें शातें करनी है, इंडिया के फ्यूचर को जरा डिसाइड करने के लिए जरा बातें कर। लेटर किसको मिला? जिन्ना साहब। जिन्ना साहब ने लेटर फौरन एक्सेप्ट कर लिया और गांधी साहब का गांधी साहब मेरे घर आ जाए। 19 सितंबर 1944 को मोहनदास करमचंद गांधी जिन्ना साहब घर चले गए और 5 दिन उनकी मुलाकात जारी रही, लेकिन मुलाकात में निकला कुछ नहीं, मुलाकात नाकाम हो गई। मुलाकात नाकाम हो गई, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मुलाकात के अंदर कि मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी ने ना चाहते हुए भी ये बात एक्सेप्ट कर ली कि इंडिया में सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, देयर इज समवन एल्स हु इज कॉलिंग द शॉट्स। मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी इज नो मोर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन in India that can call the shots in front of the British. There is someone else. There is someone else who is important for the people of India, even though not that much important that I am, because 65% हिंदू थे, 25% मुसलमान थे, even उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मैं हूं, लेकिन सरकार कोई और तो है, मेरी बात समझ आ रही है, जो उतना इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया के मसले के ऊपर बात करेगा। जिन्ना साहब ने ये हरकतें बहुत शुरू से करना शुरू की थी। जब लखनऊ पैक्ट हुआ था तो जिन्ना साहब ने क्या किया था कि पहले एक उन्होंने बनवाई जनाब एक कमेटी 1913 में कि भाई कांग्रेस मुस्लिम लीग वालों अपना मैनिफेस्टो चेंज करो, तुम लोगों ने लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश लिखा हुआ है, इसको लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश निकाल के लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया कर दो। गुड, हो गया। 1914 के अंदर लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया कर दिया। 1915 के अंदर अगले साल इनकी मीटिंग्स जो है ना मुस्लिम लीग की हुआ करती थी ढाका के अंदर, इन्होंने कहा जनाब तुम लोगों ने एनुअल मीटिंग जो है ना वो करनी मुंबई में,
क्यों? क्योंकि कांग्रेस वाले भी बैठे हैं मुंबई के अंदर। यानी इमेजिन करें कि इस क्लास में कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी और साथ वाली क्लास के अंदर मुस्लिम लीग की मीटिंग हो रही थी। फायदा क्या था? फायदा यह था कि कांग्रेस को यह रियलाइज करवाना कि सरकार सिर्फ आप नहीं मिल रहे, आज कोई और भी है जो इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर इंफ्लुएंस रखता है और साथ वाले कमरे में बैठा मीटिंग कर रहा है। और अगली साल 1916 के अंदर इकट्ठे बिठा दिया उनको लखनऊ पैक्ट में। मेरी बात समझ आ रही? वही कॉन्सेप्ट जो आपको मैं उस दिन भी दे रहा था, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम को चेंज किया जाता, राइट? जिन्ना ने भी आपको सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप चेंज करना ही सिखाया था और आपने 18th अमेंडमेंट में यही सबसे बड़ी गलती की। आपने सिस्टम को एब्रप्टली चेंज कर दिया। आपको सिखाने वाला जो था वो भी सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप ही चेंज कर रहा है। उसने ये नहीं कहा कि एक दिन अगले हाँ भी मीटिंग करनी, आज कल बुला लो, हेलो भाई आज कल मीटिंग कर लो। वो मीटिंग फ्लॉप हो जाती। पहले ब्रेन वॉश करना था, पहले जरा सिस्टम ठीक करना था, पहले एक पीछे आप समझ लें कि जो है ना बिल्डिंग बनाने से पहले खुदाई करनी थी, नीचे उसका सिस्टम ठीक करना था, फिर बिल्डिंग खड़ी करनी थी उसके ऊपर। मेरी बात समझ आती? मैं तो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के जो हिस्टोरियंस हैं या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, खासतौर पर हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना हमारे साथ ये ज्यादती करते हैं कि नाम तो वो जिन्ना का लेते हैं लेकिन हरकतें उनकी गांधी और नेहरू वाली। मुझे आप तारीख निकाल के दिखाएं, हो सकता आपने मेरे साथ तारीख पढ़ी हो, 1947 तक 48 तक जब तक जिन्ना साहब रहे हैं, मुझे जिन्ना साहब की तारीख में सिर्फ एक दफा कुछ सिविल डिसोबीडियंस दिखा दें कि जिन्ना ने कभी सिविल डिसोबीडियंस की हो, जिन्ना ने धरना दिया हो, जिन्ना ने बिलों को आग लगाई हो। ये तो काम तो गांधी और नेहरू के हुआ करते थे। हड़ताल कर दो, सिविल डिसोबीडियंस कर दो, इस्तीफे दे दो, निकल जाओ, हिजरत कर जाओ। जिन्ना था एक लिबरल लीडर। लिबरल लीडर वो होता है जो सिस्टम में रह के सिस्टम को ठीक करता है, सिस्टम से निकल के सिस्टम को ठीक नहीं करता। लिबरल लीडर का काम ही होता है कि सिस्टम में रहो और फिर सिस्टम को ठीक करो। इस्तीफे दे घर जाके सिस्टम ठीक नहीं होता। इस्तीफे दे घर चले जाओगे तो आपके जो सामने बैठे होंगे वो अपने मर्जी से जो मर्जी करेंगे। ये पीडीएम में खान साहब की सबसे बड़ी गलती थी। आप सिस्टम में बैठते, ऑपोजिशन में बैठते, उनकी ऐसी तैसी फेर देते। आपने उनको खुली इजाजत दी 16 महीने जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट करने की, रिजल्ट आपने देख लिया, अगली गवर्नमेंट भी आपके हाथ से गई। आप ऑपोजिशन में बैठते कि सरकार मैं बैठा हूं ऑपोजिशन में, तुम लोग ऐसी की तैसी मैं तुम लोग को बिल पास करने देता हूं, ठीक है, मैं आवाम को बताऊंगा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। और आप क्या है, आप जनाब सीधे जनाब हाथ झाड़ के बैठ के करने हैं कि जनाब आवाम को बताने वाला कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। काम आपके गांधी और नेहरू वाले हैं, नाम आप जिन्ना का ले रहे हैं कि मैं जिन्ना का पाकिस्तान चाहिए। भाई जिन्ना के पाकिस्तान में सिविल डिसोबीडियंस तो नहीं होती थी, जिन्ना के पाकिस्तान में बिलों को आग तो नहीं लगती थी, जिन्ना के पाकिस्तान में 126 दिन का धरना तो नहीं होता था, राइट? जिन्ना तो सिस्टम में रह के सिस्टम को ठीक करता था। आप मुझे कोई एक मिसाल दे दें जिसमें जिन्ना ने हरकत की? वो तो नेहरू और गांधी करते थे। वो अनटचेबल्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो नेहरू अपने गांधी साहब ने भूख हड़ताल कर दी पूना में। वो अंबेडकर साहब मनाने गए उनको, बी आर अंबेडकर के सर मेहरबानी है आपकी, तो बस करो, कट करो। बात समझ आ रही? तो वो जाके फिर अंबेडकर साहब ने जनाब उनको समझाया तो गांधी साहब जो है भूख हड़ताल से उठे। खाया पिया उन्होंने, खाते पीते खजूरें खाते थे और क्या खाते थे वो, यही खुराक थी उनकी, खजूरें खाते थे और बकरी के दूध का गिलास पीते थे। भाई यही था। वो किताबें आप उसमें लिख दें, के अजीज की किताबें पढ़ लें। के अजीज कहता है बकरी का दूध पीते थे गिलास एक, और 2 खजूरें खाते थे सुबह के टाइम, और 2 खजूरें और बकरी के दूध का गिलास शाम के टाइम। जब बंदे की खुराक ही ये हो तो भूख हड़ताल तो हो जाती बंदे की। वो तो वैसे ही बंदा भूख हड़ताल कर रहा है, वैसे ही बाय डिफॉल्ट हमारी तरह अगर बंदा खाता पीता हो तो उसके लिए भूख हड़ताल करना मुश्किल हो जाती है। उसकी एक दिन में भूख हड़ताल उसकी मुक जाती है। वो खुद कह रहा होता है कि यार बस करो, मेरा भी ख्याल करो, मान जाओ तुम लोग, नहीं तो मैं खुद ही भूख हड़ताल से क्या होने लगा, उठने लगा। तो तारीख जो है ना उसी तरह की। हमने समझना यह है कि जब अमेरिका को यह रियलाइज हुआ कि सिर्फ आई एम नॉट कॉलिंग द शॉट्स, एक मोहम्मद अली जिन्ना भी है, बात समझ आ रही है, जो इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे कम से कम उसके साथ बात करने के लिए जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी उसके पास जाकर। मेरी बात फॉलो हो रही? तो दिस इज हाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ग्लोबल डोमिनेंस क्रैश्ड। क्योंकि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रियलाइज हुआ कि सिर्फ मैं ही नहीं हूं पावरफुल, कोई और मिलिट्री पावर भी बन रही है पूरी दुनिया के अंदर, और वो मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से ही जब चाहता था जिस मर्जी पे अटैक कर देता था। जब उनको रियलाइज हुआ कि सिर्फ मेरी मिलिट्री पावर नहीं है, कोई और भी मिलिट्री पावर बन रहा है, तो तब से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर क्या होना शुरू हो गया, चेंज होना शुरू। नोट कीजिएगा, इट वॉज द मिलिट्री माइट ऑफ द यूएस, it was the military might of the US that allowed the US
to call the shots in global politics. Call the shots in global politics. But as soon as multiple other military stakeholders became powerful, the global world order started to shift. The global world order started to shift. समझ आ गई बाजी? आइडिया क्लियर हो गया? रीजन नंबर 4, the prevailing threat of de-dollarization. The prevailing threat of de-dollarization. The prevailing threat of de-dollarization. लिख लिया? मुझे एक बात बताएं आप लोग, आप में से जो भी आंसर करना चाहिए. Why dollar, US dollar is the most powerful currency in the world? ब्रिटेन एग्रीमेंट हुआ था 1944 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसके अंदर उन्होंने ये किया था कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय, यूरोप की इकोनॉमी, उन्होंने ये किया था कि डॉलर को गोल्ड के साथ पैक किया था इनिशियली, और अपनी करेंसी को फिर डॉलर के साथ पैक किया था. ठीक है, लेकिन 1971 में आई गेस निक्सन ने किया था, उसने डिले कर दिया था इसको, मतलब उसने वो गोल्ड को खत्म कर दिया. लेकिन उसके लोग नॉर्मल पड़ गई थी कि पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गई, तो इस वजह से सेकंड रीजन इसके ऑयल की कितनी भी वो ट्रांसफर. ये तो बहुत बाद की, ये तो बहुत बाद में हुआ. शुरू के अंदर क्या हुआ, ये तो बहुत बाद की चीज है. हाउ डॉलर बिकेम द मोस्ट पावरफुल करेंसी, या व्हाई डॉलर बिकेम द मोस्ट पावरफुल करेंसी. आप 1944 में तो जा रहे हैं, ब्रेटन वुड्स तो बहुत बाद में हुआ यार. वो तो तब तक तो ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया हुआ था कि डॉलर इज द मोस्ट पावरफुल करेंसी. उससे पहले भी बड़ा कुछ. देखें जरा कौन सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं. ये जो डी डॉलराइजेशन है ना, इसका मतलब है कि कंट्रीज कह रही हैं कि अब हमने डॉलर को इस्तेमाल नहीं करना, अब हमने या अपनी करेंसी इस्तेमाल करनी है या कोई और करेंसी इस्तेमाल करनी है. डॉलर बस हो गई. बात समझ आ रही? डॉलर ऊपर जा रहा है तो हमारे मुल्क में महंगाई हो रही है, डॉलर नीचे आ रहा है तो हमारे मुल्क में सब कुछ सस्ता हो रहा है. यानी सिर्फ डॉलर ही है जो सारा कुछ डिसाइड करेगा कि मुल्क में महंगाई होगी या कमी होगी. समझ आ रही? पेट्रोल महंगा हो गया क्योंकि डॉलर महंगा हो गया. सरकार डॉलर महंगा हो तो पेट्रोल भी महंगा हो क्योंकि पेट्रोल मिलता है डॉलर में. अच्छा, तो फिर हम डॉलर के अलावा किसी में नहीं खरीद सकते. ये क्या बात हुई? हाँ जी, ऐसे ही. तो हमें फिर अब कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि भाईजान ये तो काम बड़ा खराब है. एक पावर जो अमेरिका के पास है, जिसकी वजह से अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है, वो पावर क्या है? डॉलर. वो यूएस डॉलर के जरिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को शेक कर सकता है. वो यूएस डॉलर के जरिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चला सकता है और चलाता भी है. मेरी बात समझ आती है? और सारा कुछ ऐसे ही करता है. जिस पे चाहता है सैंक्शंस लगा देता है. मेरी बात समझ? जिस पे जाता है सैंक्शंस लगा देता है. जब सैंक्शन लगा देता है तो कंट्री बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता. 25 साल से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं कि ईरान जो है ना, वो आपके पास जो है ना, वो पार्ट्स नहीं मंगवा सकते अपने इक्विपमेंट्स के. और जिस जहाज में बेचारा वो जो है, वो उनके प्रेसिडेंट जो है इब्राहिम रईसी, वो बेचारा शहीद हुआ है, उसके पार्ट, वो 25 साल पुराना जहाज है हेलीकॉप्टर, जिसके पार्ट्स ही नहीं मिल रहे क्योंकि वो अमेरिका मेड है. अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई कि हमने पार्ट्स बेचने नहीं, तो बेचारा वैसे ही फॉल्टी था. मेरी बात समझ आती? तो ये पावर है उनके पास जिसके जरिए पूरी दुनिया को चलाते हैं. तो डी डॉलराइजेशन क्या है? जब कंट्रीज ने डिसाइड किया ना कि यार इनफ इज इनफ, क्या चीज ऐसी है जो अमेरिका को ये ताकत देती है कि अमेरिका पूरी दुनिया को चला सकता है? वो ताकत क्या है उनके पास? डॉलर की. अब सवाल ये समझने वाला है कि डॉलर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी बना कैसे, ये समझने की कोशिश करें. देखिए, जब से दुनिया में ना शुरू हुई आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दुनिया ने इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू किया, इंडस्ट्री के अंदर चीजें बनना शुरू हुई, सारा कुछ हुआ. तो इंडस्ट्री के अंदर चीजें बन जाया करती थी और इंडस्ट्री से चीजें निकल आया करती थी. आपस में मुल्कों के अंदर क्या हो जाया करता था? बिक जाया करती थी. अब फॉर एग्जांपल इमेजिन करें, पाकिस्तान जो है ना, वो लोहा बना रहा है. लोहा जो है पाकिस्तान में किसी फैक्ट्री में बनता है और पाकिस्तान के अंदर ही लोगों के अंदर आपस में लोहा जो है ना वो बांट देते हैं, बिक जाता है, सारा कुछ हो जाता है. पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि लोहा अब मैंने पाकिस्तान से इंडिया बेचना है. लेकिन सवाल यह है कि अगर
पाकिस्तान इंडिया को लोहा बेचेगा तो इंडिया उसके बदले में क्या चीज हमें पे करेगा जो हम अपने मुल्क में इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर वो इंडियन करेंसी देगा वो तो मेरे मुल्क में इस्तेमाल हो नहीं सकती। मेरे मुल्क में तो पाकिस्तानी करेंसी इस्तेमाल होगी ना। उस दौर में तो इंटरनेशनल करेंसी का नाम ही कुछ नहीं होता था। तो फिर हमने कंट्रीज ने डिसाइड करना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि यार कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए ना जो कि हमें उसके बदले में मिले, जिसको हम अपने मुल्क में क्या कर लें, इस्तेमाल करना शुरू कर लें। तो डिसाइड हुआ कि गोल्ड एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी को कोई चीज बेचे उसके बदले वो क्या दे दे, गोल्ड दे दे, गोल्ड आप अपने मुल्क में इस्तेमाल कर सकते। ये फैसला हो गया। इस तरह दुनिया में ट्रेड शुरू हुई। दुनिया चीजें बनाती जाती थी, बाहर वालों को बेचती जाती थी, बाहर वाले उसके बदले में गोल्ड दे दिया करते थे, गोल्ड आपके मुल्क में आ जाया करता था, आप उस गोल्ड को जहां मर्जी इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर इंडियन करेंसी पे होती तो इंडियन करेंसी तो हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो नहीं सकती थी उस दौर के अंदर। मेरी बात फॉलो हो रही? तो गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। गोल्ड से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की क्या होना शुरू हो गई, ट्रेड होना शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 आ गई। अब वर्ल्ड वॉर 1 आ गई तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर यूरोप तो सारे का सारा कहां था, बिजी, जंग में। जब वर्ल्ड वॉर 1 में यूरोप सारे का सारा वॉर में बिजी है तो इंडस्ट्री तो चल नहीं रही, लेकिन यूरोप को जरूरत तो है चीजों की। तो एक कंट्री था जो बहुत पावरफुल भी था लेकिन जंग में हिस्सा नहीं ले रहा था, वो अमेरिका था। अमेरिका ने क्या किया, अपनी इंडस्ट्री को बूम देना शुरू किया। उसकी इंडस्ट्री बूम पे चली गई। उसको वो सारी चीजें उसने बनानी शुरू कर दी जो यूरोप को चाहिए थी। उसके बदले वो क्या करता था, यूरोप से सारा गोल्ड अपने मुल्क में ट्रांसफर कर लेता था। यूरोप स्टार्टेड टू पे अमेरिका द गोल्ड रिजर्व्स दैट दे हैड, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। इस तरह सारे का सारा गोल्ड ट्रांसफर होना शुरू हो गया किधर, यूएस के अंदर। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई लेकिन यूरोप कंगाल हो गया। मेरी बात समझ, क्योंकि सारे का सारा गोल्ड किधर चला गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अल्टीमेटली जो शिफ्ट हो गया। समझ आ गई बात? यूरोप ने फिर दोबारा रिवाइव करना शुरू किया अपनी ट्रेड को, फिर दोबारा इंडस्ट्री लगाना शुरू हुई। अल्लाह करनी ये हुई कि सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गई। अमेरिका दोनों वर्ल्ड वॉर्स के अंदर शुरू में हिस्सा नहीं था, वो 3-3, 4-4 साल बाद जाके ऐड हुआ है वर्ल्ड वॉर्स के अंदर। सेकंड वर्ल्ड वॉर ऐड हुई, वो जो कि ज्यादा बड़ी थी वर्ल्ड वॉर 1 से। जो आपका यूरोप था वो पहले कंगाल हो चुका हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। जो थोड़ा बहुत गोल्ड बचा था ना उसके पास, वो भी उसने किसको दे दिया, यूएस को, क्योंकि यूएस ने अपनी इंडस्ट्री को बूम दिया। वो सब कुछ बनाना शुरू कर दिया जो यूरोप को चाहिए था। अमेरिका ने सब कुछ बनाना शुरू कर दिया, यूरोप ने सारे का सारा गोल्ड किधर देना शुरू कर दिया, यूएस को देना शुरू कर दिया। अब यूएस के पास सारी दुनिया में गोल्ड इकट्ठा हुआ था और सारी दुनिया बिल्कुल कंगाल थी। मेरी बात समझ आ रही? और अल्लाह की करनी यह हुई कि 1938 में ये बुद्धुओं का जो इलाका है वहां पे तेल भी मिल गया। बात समझ आ रही? 1938 में तेल मिल गया जनाब उनको। कुछ बुद्धू थे, उनको तो पता कुछ नहीं था तेल का करना क्या। अमेरिकी कंपनियों ने जनाब उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। अमेरिकी कंपनियों ने कहा कि सरकार हम आपका तेल जो है वो आपके उधर से जो कि हम निकालेंगे जमीन के अंदर से, उसके बदले के अंदर हम आपको क्या पे करेंगे, हम आपको पे करेंगे डिफेंस। हम आपका डिफेंस करेंगे, आपको किसी चीज में कोई पे करने की जरूरत नहीं, आपका डिफेंस हमारे जिम्मे। ठीक है सर, लेकिन आपने क्या करना है, तेल सिर्फ हमें निकालने देना है। सऊदिया ने कहा जी ठीक है। भूखे को चाहिए रोटी, भूखे को तो मिल गया था तेल, उसके बदले उनको क्या मिल सकती थी, रोटी। तो वो डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, यूएस के ऊपर। तो एक तरफ यूएस तेल निकाल रहा है कहां से, सऊदिया से, दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई हुई है, सारे का सारा गोल्ड किधर जा रहा है, यूएस के अंदर। अब जब यूएस को रियलाइज हो गया कि सरकार सारे का सारा गोल्ड तो मेरे पास आ गया, तो यूरोप ने कहना शुरू किया कि सरकार हमें चीजें तो चाहिए लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम आपको पे करें। उन्होंने कहा जी एक है तरीका इसका, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ना डॉलर में पे करो मुझे। सरकार डॉलर तो आप बनाते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मैं डॉलर छापूंगा, मैं डॉलर छापा करूंगा और तुम उसके बदले जो है ना मेरे से चीजें ले लिया करोगे डॉलर के अंदर। मेरी बात समझ आ रही? यानी मैं तुमसे चीजें डॉलर में लूंगा लेकिन डॉलर मैं छापूंगा। डॉलर मैं छापूंगा, तुम्हारे पास क्या है, मार्कर, मैं तुम्हें मार्कर ले लूंगा, तुम्हें डॉलर दे दूंगा। डॉलर तुम्हारे पास आ गया जी, आ गया। वो डॉलर फिर तुम मुझे वापस दे दिया करना अगर तुम्हें कोई और चीज चाहिए हुई। यानी मैं डॉलर छापता रहूंगा, तुमसे चीजें लेता रहूंगा और तुम्हें डॉलर देता जाऊंगा, और वो डॉलर जो तुम्हारे पास आएगा वो तुम वापस मुझे दे दिया करना और मुझसे क्या जो भी चीज तुम्हें चाहिए होगी ले लिया करना। यूरोप ने कहा जी ठीक है, चलो कुछ तो है ना यार जिसके बदले हमें चीजें मिल सकती हैं। डॉलर बिकेम द पावरफुल करेंसी। बात समझ आती? डॉलर पावरफुल होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ उन्होंने 1944 के अंदर सऊदियों से एग्रीमेंट कर लिया कि सरकार आपने हमारा सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपने जो तेल बेचना है ना, जो तेल हमने निकाला है आपके मुल्क से, आपने ये तेल बेचना है सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में। इसमें बेचना है यूएस डॉलर के अंदर, और यूएस डॉलर के अंदर तेल बिकेगा, उसके अलावा तेल नहीं बिकेगा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई, दुनिया फिर वापस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गई, दुनिया वापस इंडस्ट्री को बूम देना शुरू हुई। तो इंडस्ट्री के लिए चाहिए था तेल,
और तेल मिलता किसमें था? यूएस डॉलर के अंदर। तो जब यूएस डॉलर में तेल मिलता था तो बाकी कंट्रीज कहते थे यार जो बाकी चीजें वो भी हम डॉलर में खरीद लेते हैं, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी थी आपको इंडस्ट्री चलाने के लिए तेल, वो अगर डॉलर में मिल रहा था तो सब्जी प्याज भी किस में मिलने ले लेते हैं हम? डॉलर में। ये क्या तरीका? पहले सब्जी प्याज लेंगे पाउंड में, फिर पाउंड को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, फिर डॉलर से हम तेल खरीदेंगे। सरकार हम सब्जी प्याज भी ले लेते हैं किसमें? डॉलर में। समझ आ गई? डॉलर पे क्यों पावरफुल करेंसी, राइट? दे प्लेड द कार्ड द टाइम हैड टू बी प्लेड। ये पावरफुल करेंसी बन गई पूरी दुनिया के अंदर, और आज तक सबसे पावरफुल करेंसी। इन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया। तेल से शुरू हुए और सारी चीजें डॉलर में बेचना शुरू कर। कंट्रीज इस पे इसलिए डिपेंडेंट हो गए क्योंकि जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी तेल, जब उनको वो डॉलर में मिलता था तो उन्होंने कहा जो सेकंड थर्ड फोर्थ इंपॉर्टेंट चीजें वो भी हम किस में खरीद लेते हैं? डॉलर में। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूं कि यार आपने घर से ना बाहर जाना है, आपने चीज लेने जाना है, ये चीजें मार्कर खरीदने के लिए आपको डॉलर चाहिए जो आप इस जेब में डाल लें, और ये चीज खरीदने के लिए आपको दूसरे पैसे चाहिए जो आप इस जेब में डाल लें। बात समझ आ रही? आप कहें यार ये क्या चक्कर है यार, कोई एक ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों चीजें एक ही चीज से खरीद लूं। हाँ डॉलर से खरीद सकते, बट ठीक है यार डॉलर ले लो यार, मुझे तो जरूरत है अपने घर में चीजों की। मैं वर्ल्ड वॉर 1 से जो है वो अजाब में आया हुआ हूं, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से मेरा सारे के सारे मुल्क में अजाब आया हुआ है। मुझे तो भाई इंडस्ट्री पे फोकस करना है, भाड़ में गया डॉलर। जिस चीज से जो चीज मिल रही है वो चीज लेते जाओ, मुझे सिर्फ इंडस्ट्री पे फोकस करना है। और यूएस का फायदा होगा जी, ठीक है आप डॉलर में इस्तेमाल करते थे, आपने पेट्रोल डॉलर में खरीदा, सब्जी प्याज भी डॉलर में खरीद लें, कम से कम डॉलर आपके पास रहेगा और डॉलर के ऊपर आप सब कुछ खरीदेंगे। अमेरिका ने डॉलर छापना शुरू कर दी, डॉलर छपी जा रहा है, दुनिया में डॉलर जाई जा रहा है, उसी को डॉलर वापस अमेरिका में आई जा रहा है। अमेरिका जब चाहता था डॉलर की प्राइस को बढ़ा देता था, जब चाहता था कम कर देता था, जब बढ़ा देता था इन्फ्लेशन बढ़ जाती थी, जब कम कर देता था कम हो जाती थी। जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे वहां पे डॉलर कीमत कम, जिससे ताल्लुकात खराब डॉलर कीमत ऊपर। दुनिया कंट्रोल हो रही है जनाब, दुनिया को समझ ही नहीं आ रही करना क्या है। दुनिया के पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है क्योंकि सारे का सारा गोल्ड तो उनके पास है, डॉलर भी सारा उनके पास है, तेल मिलता है डॉलर से। सऊदी बैठे हैं जनाब मौजे कर रहे हैं, सऊदियों को मुफ्त में पैसे आ रहे हैं। सऊदी डोंट केयर कि डॉलर में आ रहे हैं या पाउंड में आ रहे हैं, मैं तो मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं, तेल निकला है। बात समझ आ गई? सो ये पूरी की पूरी सीरीज है जिसके जरिए डॉलर बिकेम द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड। अब जाके रियलाइज कर लिया दुनिया ने कि यार बस बस हो गई। ये जो डॉलर है ना, इस डॉलर की वजह से जो है ना अमेरिका को इतनी पावर मिलती है कि अमेरिका कुछ भी चाहता कर लेता। अगर हम एक काम करें, डॉलर में चीजें खरीदें ही ना, हम किसी और करेंसी में खरीदें, तो डॉलर की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अमेरिका की पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब कंट्रीज ने ये डिसाइड करना शुरू किया ना कि सरकार हमने डॉलर के अंदर चीजें नहीं खरीदनी, समझ आ गई, तो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना शुरू हो गया। समझ आ गई? और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन्होंने कहा कि हम अपनी करेंसी बनाएंगे और अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, अपनी करेंसी में ही कर्जा देंगे, और डॉलर के अंदर हम 1 रुपया भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। तेल भी अपनी करेंसी से लेंगे, तेल बेचेंगे भी अपनी करेंसी से, ट्रेड भी अपनी करेंसी के अंदर करेंगे। समझ आ गई? तो जब डी डॉलराइजेशन शुरू हुई तो वो पॉइंट जिसकी बेसिस के ऊपर अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री था, वो पॉइंट जब उनके हाथ से निकला अल्टीमेटली, तो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना शुरू हो गया। बात फॉलो हो रही? तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन। क्लियर होगी बात? क्या भाई, अब तो ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो तो एक बंदा था, ठीक है, ये तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन, और इनके पास इतने पावर है भी कि ये डॉलर को चैलेंज भी कर सकते हैं। समझ आ गई बात? ये कोई फॉर एग्जांपल कोई तुर्कमानिस्तान ताजिकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बात समझ आती है? वो कंट्री जो वाकई ही इस काबिल हैं कि वो आंखों में आंखें डाल सकते हैं अमेरिका के, एक एक करके नहीं तो इकट्ठे 5 तो डाल ही सकते हैं। समझ आ गई बात? इसलिए तो बावले हुए फिर रहे हैं सारे कंट्रीज ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया हुआ कि चलो शायद बहती गंगा में हमें भी मेंबरशिप मिल ही जाए, अप्लाई किया हुआ है। अक्टूबर 2024 में इसकी मीटिंग होनी है कजान रशिया के अंदर। लेकिन बहुत बड़ा रौला ये है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आपको इन 5 में सबका अप्रूवल चाहिए, उसमें इंडिया भी बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी का एक चैलेंज है हमारे लिए, जो नेक्स्ट चैलेंज आ रहा है फॉरेन पॉलिसी का, जो अभी कमिंग फ्यूचर में आएगा, कि हाउ टू मेक श्योर कि रशिया और चाइना जो है वो इतना इन्फ्लुएंस रखें इंडिया के ऊपर कि इंडिया उसको वीटो ना करे।
पाकिस्तान की मेंबरशिप को। ये बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अप्लाई किया था तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का वो बयान आया था, तो उन्होंने सवाल पूछा कि जी पाकिस्तान ने ब्रिक्स के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। वो कहता है यार देखिए, मैं ये बात करने के लिए नहीं आया, मैं कोई और बातें करने के लिए आया हूं। आप कोई और बातें पूछना चाहते हो तो मेरे से पूछें, इस बात को छोड़ दें अभी बात। बस आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेंबरशिप के लिए जब अप्लाई करता है ना कंट्री, तो सबका अप्रूवल चाहिए होता है। आगे चल, ठीक है। उसने कुना को जवाब दिया ना कुछ दिया, लेकिन उसने जवाब दे भी दिया। बात समझ आ रही? उसने जवाब नहीं दिया लेकिन उसने जवाब दे भी दिया। समझदार के लिए इशारा काफी था। उसने कहा भाईजान अगला सवाल करें, छोड़ें, दफा करें इस चीज। दो सवाल पूछने हैं वो पूछें। बहरहाल आपको मैं बता देता हूं कि सबका अप्रूवल चाहिए। सबका अप्रूवल चाहिए मतलब हमारा भी अप्रूवल चाहिए। समझ आ गई बात? तो ये एक आइडिया है डी डॉलरशिप। हाँ क्या ब्रिक्स की मेंबर यार, पूरा टॉपिक लेते हैं हम, बाद में करेंगे वाली। वो तो पढ़ लो यार, पहले पढ़ लो, अगला कर लेते, सब कुछ पढ़ लेंगे हैं। तो ये इनिशियली कंट्री सारे के सारे इकट्ठे ही होकर इन्होंने बनाया था ब्रिक्स। शुरू में इकट्ठे होकर ब्रिक्स बनाया था इन्होंने। ये हम पढ़ेंगे टॉपिक्स के अंदर। शुरू में पहले ब्रिक होता था, BRIC। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ। उनका सरकार आपका ब्रिक छोटा जरा एस ऐड करें आप इसके अंदर, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। 2010 में उन्होंने फिर एस ऐड कर दिया, ब्रिक्स हो गया। तो हम सोच रहे हैं कि इसमें पी भी ऐड करें, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा कि ऐड कहां करना है। ठीक है, कुछ हाँ कुछ समझ नहीं आ रही, इसलिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ब्रिक्स के लिए कि यार ये समझ नहीं आएगा कि पाकिस्तान ऐड कहां होगा यहाँ। ठीक है जनाब, तो ये वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है सारे के साथ। ठीक है जी, तो ब्रिक्सतान हो सकता है अगर TN डाल दें, सिर्फ आगे कुछ भी नहीं हो सकता। आप उसको ये नहीं बताएंगे डी डॉलर। देखें, डी डॉलराइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं है। डी डॉलराइजेशन तो एक कॉन्सेप्ट है ना, जिसकी वजह से दुनिया, अमेरिका दुनिया में पावरफुल था, रशिया भी पावरफुल था। इवन दो रशिया के पास डॉलर नहीं था, लेकिन रशिया के पास और बड़ा कुछ था। फॉर एग्जाम्पल, रशिया अमेरिका के साथ हर किस्म की जो कि जंग हो रही थी, वेपनाइजेशन की, ग्लोबल स्पेस की, सब में रशिया जीत रहा था। 1969 में जब आपके पास लैंड किया है मून के ऊपर US सरकार, 1961 में 1961 के अंदर रशिया ऑलरेडी स्पेस में जा चुका था। स्पुतनिक 1 जो था उनका। बात समझ आ रही? अच्छा, आपने बात याद रखी, रशिया की तारीख में हमें जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उन्होंने उसके नाम के साथ स्पुतनिक लिख, स्पुतनिक। इसलिए उन्होंने कोविड की जो सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी उसका नाम स्पुतनिक 5 रखा। ठीक है, तो स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 2, स्पुतनिक 3, 4, 5। स्पुतनिक 5 वाज द फर्स्ट कोविड वैक्सीन जो कि रशिया ने बनाई थी, जो कोरोना की बनाई थी उन्होंने वैक्सीन, तो इसलिए वो स्पुतनिक लिखते हैं उसके साथ। तो स्पुतनिक 1 जो था वो सबसे पहला आपके पास स्पेस में जाने वाला ह्यूमन था, राइट? यूरी गैगरिन उसका नाम था, वो गया था सबसे पहले स्पेस में। तो दुनिया में ये दौड़ चल रही थी। रशिया डॉलर को तो काउंटर नहीं कर पा रहा था, लेकिन रशिया और बड़ी चीजों में यूएस को काउंटर करता था। मेरी बात समझ आ रही? तो आप उसको ये नहीं कहेंगे दुनिया यूनिपोलर थी हमेशा से ही, जब से डॉलराइजेशन हुई है। नहीं, हाँ, जब से USSR डिसइंटीग्रेट हुआ है तब से दुनिया यूनिपोलर हो गई। समझ आ गई बात? क्योंकि उसमें फिर कोई और काउंटर करने वाला था नहीं अमेरिका को। लिख लीजिए डी डॉलराइजेशन, लिखें। डॉलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। डॉलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर with United States of America. Dollar is the most important power with United States of America that provides him the opportunity to change the world order. The countries realized that this power of United States, need to be challenged. This power of United States need to be challenged in order to counter the US global hegemony. In order to counter the US global hegemony. Hence, the narrative of de-dollarization. Strengthened in the world.
And this concept saw its pinnacle. This concept saw its pinnacle, या top, या apex after the creation of BRICS. Saw its apex after the creation of BRICS, which openly declared the establishment of a new global currency replacing the US dollar. New global currency replacing the US dollar. हाँ, शुरू बनाई इन्होंने इसलिए, एजेंडा ये है। उन्होंने कहा जनाब हमने यूएस के इन्फ्लुएंस से निकलना है, इकट्ठे होकर यूएस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकले। अमेरिका क्यों डिसाइड करेगा कि हमने क्या करना है? हम खुद डिसाइड करेंगे हमने क्या करना है। चाइना रिसेंटली बहुत ज्यादा बोल्ड हुआ है, वो है ना, इसीलिए क्योंकि कुछ ना कुछ वो करेंगे ही, या ट्राइंग देयर बेस्ट के चलो कोई ऑल्टरनेटिव सोचते हैं, कुछ करते हैं, हाथ पांव मार रहे हैं। ऑब्वियसली टाइम लगेगा अभी भी, क्योंकि दुनिया के अंदर अभी भी मेजॉरिटी जो रिजर्व है पड़ा हुआ वो यूएस डॉलर में ही। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज पता क्या, 2001 में दुनिया के 72% जो रिजर्व्स थे वो यूएस डॉलर में थे। 2024 के अंदर वो 59% पे आ गए, राइट। तो यूएस रिजर्व्स डॉलर के कम हो रहे हैं, 13% डिक्लाइन है, इवन दो काफी टाइम लगा है 13% डिक्लाइन में। लेकिन अब आप देखेंगे कि ज्यादा जल्दी आएगा, क्विक होगा सारा कुछ, क्योंकि ये ब्रिक्स आ गया और कंट्रीज अप्लाई कर रहे हैं इसकी मेंबरशिप के लिए, जा रहे हैं उधर कि आपस में ट्रेड कर लें। भैया आपने अमेरिका के साथ ट्रेड करनी है, आप चाइना के साथ ट्रेड कर लें, उसी करेंसी में कर लें जिस करेंसी के अंदर जो है वो आपको जो है वो जरूरत है। फिर उन्होंने सऊदीया को भी मेंबर बना लिया, ईरान को भी मेंबर बना लिया। तेल चाहिए, तेल भी उसी करेंसी में मिल जाएगा आपको, जिस करेंसी के अंदर आपको जो है ना हम बैठे हुए सारे के सारे। तो प्लान तो है ना दुनिया का एट द एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, पॉइंट नंबर 5, रीजन ऑफ चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। पॉइंट नंबर 5, द मिडल ईस्ट realized that oil is not the future. The Middle East realized that oil is not the future. मिडल ईस्ट को ना अब रियलाइज हुआ है कि दुनिया का फ्यूचर तेल नहीं है, दुनिया ईवी पे जा रही है। तेल की इकोनॉमी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पहला अरब कंट्री जिसको ये बात समझ आई थी ना वो दुबई था। दुबई, यूएई नहीं, दुबई, जिसको ये बात समझ आई थी कि तेल फ्यूचर नहीं, फ्यूचर टूरिज्म है, फ्यूचर ग्लोबलाइजेशन, फ्यूचर सॉफ्ट पावर है, फ्यूचर ट्रेड है। बात समझ आती। और अब बाकी अरब कंट्रीज को भी ये चीज रियलाइज होगी, और अब जब सऊदीया को रियलाइज हुई है ना ये चीज, तब से ये ज्यादा गेन हुई है ये सारा कुछ। और सऊदीया में भी सबसे पहले किसको रियलाइज हुई, मोहम्मद बिन सलमान। अब उसने दुनिया के अंदर क्या करना शुरू किया, अब आप देखिए, अंदाजा लगाएं अब क्या कर रहा है मिडिल ईस्ट। वर्ल्ड कप करवाया उन्होंने कतर के अंदर 2022 का, सॉफ्ट इमेज प्रिवेल करवाना शुरू किया। सऊदीया ने विजिट वीजा ओपन करने शुरू कर दी। सऊदीया कहता है विजिट वीजा के ऊपर आए, उम्रा करके चले जाए। पहले पाबंदी थी नॉन मुस्लिम्स की, मक्का मदीना एंटर, उन्होंने कहा जी एंटर हो जाए, कोई बात नहीं, आए घूमे फिरे देखें। आप विजिट वीजा के ऊपर आ रहे हैं, घूमने फिरने आ रहे हैं, आए 10 आप जो है सऊदी एयरलाइन पे जा रहे हैं किसी भी मुल्क के अंदर, 5 घंटे का स्टॉप ओवर लें जद्दा के अंदर, दौड़ के जाएं मक्का, उम्रा करके वापस आए, अगली फ्लाइट बैठे और चले जाए। सॉफ्ट इमेज है ना। दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर ले आए हैं अपने वो मुल्क में। बात समझ आ रही, एक सॉफ्ट इमेज डेवलप कर रहे हैं ना दुनिया में, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया है कि तेल फ्यूचर नहीं है। उनको रियलाइज हुआ है कि दुनिया तेल के बियॉन्ड है। तो सरकार, वो तेल ही तो था जिसकी बेसिस के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था वो दुनिया का पावरफुल कंट्री बन रहा था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डॉलर बिक रहा था तेल की वजह से। अब तेल ही फ्यूचर नहीं है तो सऊदियों ने जनाब अमेरिका को सर में मारना है। उनको जरूरत ही नहीं अमेरिका की,
जब उनको अमेरिका की जरूरत ही नहीं है सरकार, तो ब्रिक्स का मेंबर तो बनेंगे। जब वो ब्रिक्स का मेंबर बनेंगे और उनको अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें सब कुछ डिक्टेट यूएस करता था और यूएस का भी डॉलर डिक्टेट करता था, जब ना डॉलर की जरूरत है, क्योंकि हमने तेल को फ्यूचर तो रखा ही नहीं, हमने तो फ्यूचर रख दिया बियॉन्ड तेल, हम तो जा रहे हैं बियॉन्ड ऑयल। जब हम बियॉन्ड ऑयल देख रहे हैं तो हम फिर यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है, हमें पूरी दुनिया के ऊपर डिपेंडेंसी चाहिए और पूरी दुनिया की अपने पे डिपेंडेंसी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही? जब हम सोच रहे हैं कि वी नीड टू गो बियॉन्ड ऑयल, जब बियॉन्ड ऑयल जाना है तो फिर हमें यूएस डॉलर की तो जरूरत ही नहीं है। जितनी जरूरत थी यूएस डॉलर की वो हो गई पूरी, हमने गुजारा कर लिया, हमारा गुजारा बड़ा बेहतरीन हो गया। अब हमने किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और वो बिजनेस जो है वो बियॉन्ड यूएस है। अगर वो बियॉन्ड यूएस है तो उसका मतलब है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। मेरी बात समझ आ रही? तो जब व्हेन द मिडिल ईस्ट रियलाइज्ड कि द वर्ल्ड बियॉन्ड ऑयल इज मोर ब्यूटीफुल देन द वर्ल्ड विद ऑयल, द मिडिल ईस्ट रियलाइज कि भाई वी डोंट नीड नो मोर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब हमें यूएस की जरूरत नहीं है तो फिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर डेफिनेटली क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि पहले एक डिक्टेट करता था पूरी दुनिया को, जब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है तो मल्टीपल डिक्टेटर्स आ जाएंगे, मल्टीपल चीजें जो है दुनिया के अंदर पावरफुल होना शुरू हो जाएगी। नहीं, नोट कीजिएगा। सब कुछ ऐसे ही, बहुत सी चीजें ऐसी। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात है, मैं इस बात के ऊपर पिछले तकरीबन कोई 8 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं इस बात पे कायम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी तारीख में जितनी भी जंगें की हैं वो जीतने के लिए की नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेवर अटैक्ड अ कंट्री टू विन दैट वॉर, दे अटैक्ड अ कंट्री टू स्टे इन दैट कंट्री, टू कंट्रोल अदर कंट्रीज। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ईरान पर जो, इराक पर जो अटैक हुआ था, इराक पर 2003 में, वो ईरान को कंट्रोल करने के लिए था, वो इसराइल की सपोर्ट के लिए था। अफगानिस्तान पे अटैक किया गया था जस्ट बिकॉज टू सिट इन दिस एरिया एंड टू कंट्रोल चाइना एंड रशिया। वरना आपका ख्याल है कि अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी 20 साल उनको पता नहीं चला सौम्य लादन इधर। आप जनाब, आज मैं यहां से कोई ट्वीट करूं तो मेरा आईपी एड्रेस पकड़ा जाएगा। वो पूरी पूरी वीडियोस बना के इंटरनेट पे छापी जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि जनाब वीडियो इधर बन रही है, कहां से छप रही है, कहां से अपलोड हो रही है। कमाल हो गया। बात समझ आ रही भाई? आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, उनका विजन क्या है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये मैं अपनी तरफ से भी नहीं बता रहा। 2017 के अंदर अशरफ जहांगीर काजी, पाकिस्तान के बहुत बड़े फॉरेन जो है ना वो अफेयर्स के एक्सपर्ट गुजरे, वो पाकिस्तान के फॉरेन जो है वो सेक्रेटरी भी रहे हैं। अशरफ जहांगीर काजी पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे यूएस के अंदर। अशरफ जहांगीर काजी ने एक आर्टिकल लिखा था डॉन के अंदर, तारीख है उसकी 8 अप्रैल 2017, ठीक है। उस आर्टिकल का नाम था दी ट्रायंगुलर कोल्ड वॉर। आज ही पढ़ा होगा, जाके घूम ले, ठीक है जनाब। 7-8 अप्रैल है उसकी तारीख 2017 का। दी ट्रायंगुलर कोल्ड वॉर 7 साल पुराना आर्टिकल है। उसमें उसने पेंटागन की एक रिपोर्ट का ना उसने लाइन उठाई है और लाइन उठा के उसने अपने आर्टिकल में लिखी है कि आवर अटैक, आवर वॉर इन अफगानिस्तान, राइट, इज नॉट टू डिस्ट्रॉय अफगानिस्तान, इज टू हैव अ ग्लोबल इन्फ्लुएंस। वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस तो नाम है ना, लॉजिक क्या है? ग्लोबल इन्फ्लुएंस को काउंटर कौन कर रहा था? उनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस को रशिया और चाइना, उसी को तो कंट्रोल करना था उन्होंने वहां बैठकर अल्टीमेटली। और यही हमारा चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का अगला पॉइंट भी है, यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। जब यूएस विड्रॉ कर गया ना अफगानिस्तान से, यूएस को रियलाइज हो गया कि सरकार अब वो चीज हमारे हाथ से निकल गई है, अब कंट्रोल बहुत मुश्किल है, अब हमें थोड़ा सा कोई और टैक्टिक यूज करना है। यहां पर बैठ के बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा कोई फायदा नहीं होता। दूर बैठो और वहां बैठ के डिक्टेट करो या वहां बैठ के कोई ना कोई नई फनकारी लगाओ। मेरी बात समझ आती? आप अंदाजा लगा लें, यूक्रेन की वॉर के अंदर यूक्रेन बेचारा तरले कर रहा है कि जनाब मुझे नेटो की मेंबरशिप दे दें। नहीं दे रहा अमेरिका नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को, जिसको जरूरत है। क्यों? क्योंकि नेटो का आर्टिकल जो है ना 5, वो कहता है कि अटैक ऑन वन नेटो मेंबर इज कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल नेटो मेंबर्स। अगर यूक्रेन को मेंबरशिप मिलेगी नेटो की और रशिया के साथ वॉर होगी, अमेरिका को बाय डिफॉल्ट वॉर में एंटर होना पड़ेगा। और अमेरिका अभी वॉर अफोर्ड नहीं करता, उसका फोकस है चाइना को कंट्रोल करना। समझ आ गई? अगर अमेरिका वॉर में चला जाएगा अल्टीमेटली सारे का सारा, उसका सारा फोकस किस पे जाएगा? रशिया के ऊपर। जीतेगा कौन? चाइना। तो चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन तो बिजी हो जाएगा किसी और जगह के ऊपर। वो पागल है, बेवकूफ है, उसको जो है यूक्रेन को मेंबरशिप देंगे।
अच्छा, वो स्वीडन को मेंबरशिप दे रहे हैं, फिनलैंड को मेंबरशिप दे रहे हैं, जिनकी जिनकी लड़ाई नहीं है, जिसकी हो रही है लड़ाई, जिसको चाहिए नेटो की मेंबरशिप, उसको मिल नहीं रही। बेवकूफ है, कोई मेंबरशिप दे उनको, अभी लड़ाई में घुस देंगे। कहीं यार लड़ो आपस में, क्या चाहिए, बम शम चाहिए, लोग लड़ो। अपना असला बिक रहा है, मेरा तो असला बिक रहा है, मुझे तो इकोनॉमी बेहतर हो रही है, मैं पागल हूं जाके वॉर में खुद से हिस्सा लेना शुरू कर दूं। किसी की जंग में जाके हिस्सा क्यों ले? आपस में दो लोग लड़ रहे हैं, लड़ने दो। कुछ जरूरत है तो उनको दे दो जो चीज उनको जरूरत है। भाई इस तरह चुतराहट चलती है पूरी दुनिया में, और कैसे होता है? कुछ जरूरत है भाई यूक्रेन वालों, तुम लोगों को कुछ चाहिए, हाँ कुछ चाहिए। फिर दुनिया के अंदर आपने जनाब चौधरी भी बनना है, ठीक है जनाब, अच्छा चौधरी भी बनना है, एक तरफ एक इसराइल को असला भी देते जाना, दूसरा इसराइल कहना भाईजान बस करो, रफा में नहीं एंटर होना, लेकिन ये लो बम। ऐसे ही हो रहा है ना, और क्या हो रहा है वहां? ठीक है बाज आ जाओ तुम लोग, मैं तुम लोग ऐसी तैसी फिर दूंगा, लेकिन चलो क्या चाहिए, बम चाहिए, लो असला भी बिक रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? अब वहां पे अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका के अंदर ना बुलेट प्रूफ दीवारें बन रही हैं, ताकि जनाब कोई अगर अटैकर, क्योंकि वहां पे शूटिंग्स तो बहुत होती हैं, हर दूसरे दिन शूटिंग हो रही होती है, बच्चे मार रहा है कोई, जनाब कोई कर रहा है। अच्छा वो दीवारें बना रहे हैं, बुलेट प्रूफ सारा कुछ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेतहाशा, कोई कंपनियां चल रही, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है ना यार, कंपनियां नई नई कंपनियां बन रही, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन असले पे नहीं हमने पाबंदी लगानी, असला बेचने के ऊपर, क्योंकि सरकार बहुत बड़ी इंडस्ट्री है असले की, वो जो असले की इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, बात समझ आती है? वो बिकती है तो अमेरिका की इकोनॉमी चलती है। आपने वो मूवी देखी है अपना डार्क नाइट राइजेस है मेरा ख्याल है एक मूवी, उसमें वो कहता है, जोकर कहता है कि सम पीपल लाइक टू सी द वर्ल्ड बर्न, कुछ लोगों को शौक होता है दुनिया जलती देखे, कुछ चस नहीं आ रही यार, अरसा हो गया कुछ चस नहीं आ रही, तो चस की खातर ना दुनिया को जो है ना वो फाइल लगाया होता है उन्होंने, अपना असला तो बिक ही रहा है। बात समझ आ रही है? अपनी तो इकोनॉमी चल रही ना, सरकार मर तो वो रहे हैं, हम तो नहीं ना मर रहे। अमेरिका ने ये तो काम किया है, अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 भी जीती, वर्ल्ड वॉर 2 भी जीती। क्यों जीती? क्योंकि वर्ल्ड जो आपका वॉर जोन था अमेरिका था ही नहीं, किसी के घर में जाके जंग लड़नी थी, जब किसी के घर में जाके जंग लड़नी थी तो आपका तो नुकसान ही कोई नहीं होना था। आप कहते हैं मैं वर्ल्ड वॉर 1 जीता, वर्ल्ड वॉर 2 जीता, जी इसलिए जीते क्योंकि जंग तो कहीं और हो रही थी, यूरोप में हो रही थी, मर तो वो रहे थे। जब जंग खत्म हो गई आप चौधरी बन के पहुंच गए कि चलो भाईजान अब जंग खत्म हो गई है, चलो भाई 10 एंड पे कौन जीता? हम। ऐसे ही हुआ ना, वर्ल्ड वॉर 1 में भी देख ले, 2 में भी देख ले, 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, 17 में अमेरिका आया था। बात समझ आ रही? 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, 41 तो अमेरिका था ही नहीं अंदर, वो तो पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ तो अमेरिका जो है जापानीज ने अटैक कर दिया, अमेरिका पहुंच गया, वो भी किसी के घर में जंग लड़ना। आपको मैं कहूं सरकार जंग हो गई है, अच्छा जी आप अंदर ना, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, बस आपने 2-4 बंदे किसी घर भेजने। और यही बात अमेरिका ने पाकिस्तान को समझाई थी अफगानिस्तान की वॉर में, सरकार के जो काम हमने किया था आप भी वही करें। क्या? अपने घर में जंग नहीं लड़ते, किसी के घर में जंग लड़ते। अगला अटैक अफगानिस्तान के बाद किस पे होगा? आप पर, तो बेहतर है कि आप उधर ही जाके जंग लड़ लें। उन्होंने कहा जी गुड आइडिया, अपने घर में जंग लड़ते ही नहीं है, किसी घर में जाके जंग लड़े ताकि नुकसान भी किसी का ही हो, और कहें कि भाई हम तो आपको डिफेंड कर रहे थे। वो भी ये कुछ नहीं कह सकते कि नहीं सर आप डिफेंड भी नहीं कर रहे थे, कोई बात, दूसरी को बैटल फील्ड बना दो, हराना ही है ना उनको, उधर जाके हरा दो। तो ये कहानी उन्होंने हमें समझाई, हम समझ गए, हमने कहा भाईजान ये तो गेम तो सर ये जो आप हमें बता रहे हैं गेम, सरकार वो गेमें बहुत पुरानी करते आ रहे हैं, आपको तो अब समझ आई है ना कि दुनिया में गेम्स होती क्या है। हमें F-16 के पीछे लगा के कोई F-35 बनाए हैं, हमें F-16 पे चलाया है, हमें iPhone 1 पे चला रहे हैं, खुद iPhone 15 लिए हैं, ठीक है जनाब, हम iPhone 1 पे बड़े खुश हैं कि चलो कम से कम आईफोन तो है, ठीक है, इसी बात में बड़े खुश हैं। वो लड़ाई होगी ना हमारी, वो जो अभिनंदन वाला मसला था, तो इंडिया ने कहा जी हमने F-16 गिराया, F-16 गिराया, ठीक है जनाब। पाकिस्तान का और यूएस का एक एग्रीमेंट है F-16 के बारे में कि पाकिस्तान F-16 को कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं कर सकता। कॉम्बैट का मतलब 1-on-1 फाइट में इस्तेमाल नहीं कर सकता, आप उसको डिटरेंट इस्तेमाल कर सकते हो कि सरकार साडे को जहाज पे नहीं बाज आओ, मतलब आप उसको एज अ डर इस्तेमाल कर सकते हो, डिटरेंट इस्तेमाल कर सकते हो, फोर्स नहीं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते। इंडिया के खिलाफ कर नहीं सकते, अभी हमारा एग्रीमेंट है यूएस के साथ। तो इंडिया ने कहा नहीं जी हमने F-16 करा लिया, F-16 करा लिया। आप यकीन करें पाकिस्तान के F-16 PF कामरा के अंदर है, वहां पे खड़े हैं F-16 सारे। तो पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे वहां से लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है जो F-16 बनाती है, तो वो लॉकहीड मार्टिन के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, उन्होंने गिने आके F-16 लिटरली बाय डिफॉल्ट गिनती के साथ 1 2 3 4 5 7 72 रखे हैं हमने F-16 करबला के शहीदों के हिसाब से। हाँ हाँ इसी तरह ही 72 उन्होंने गिने, फिर 1 2 3 4 5 पूरे, 72 पूरे करो। हाँ 73 थे, एक ज्यादा था,
उन्होंने खान साहब को बीन लिया था, ये भी जहाज ही है, वापिस करो उसको दोबारा, फिर उन्होंने, हाँ पूरे पूरे 72 पूरे हैं, ठीक है जनाब। वो गलती से एक ज्यादा उन्होंने गिन लिया था, उन्होंने फिर दोबारा गिने 1 2 3 4 5 72 पूरे करना भाई पूरे मारी तरह से ओके। इसलिए तो रौला खत्म हो गया, वरना सरकार यहाँ पे पाकिस्तान पे बंदियां लगती कि आपने जनाब F-16 उड़ाया कैसे, इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कैसे किया। तो ये एग्रीमेंट्स हैं इस तरह की पूरी दुनिया में चलते हैं। आप देखिए सर वो अभी पावरफुल नहीं है, क्योंकि दुनिया का ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमारे पास ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव्स हैं। रशिया कहता है हमसे असला खरीद रहे हैं, चाइना कहता है हमसे असला खरीद रहे हैं। अब उन्होंने, इंडिया ने खरीदे नहीं वो राफेल तैयारी फ्रांस से, पाकिस्तान ने उसके बदले में वो खरीद J-10C बना लिया, J-10C। और J-10C आप देखें जरा, कॉपी है सारी की सारी, कॉपी, कंट्रोल C तो कंट्रोल V, ऐसे ही है। आप पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर चले जाए ना, उधर आप असगर खान रिसालपुर, तो आपको सिर्फ पता है कि सिर्फ पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स वहां पर ट्रेनिंग नहीं करते, वहां पर इंटरनेशनल भी आते हैं, मतलब वहां से बाकी दुनिया के लोग भी आते हैं। 2014 के अंदर APDC होता है और पाकिस्तान एक्लिमेशन कॉन्टेक्स्ट होता है रिसालपुर के अंदर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिबेटिंग कॉम्पिटिशन। तो जमाने जालियत में 2014 में वो मैं जीता था। तो तब वहां पर हमारे ना वो होता ही था कि जब होते ये करते ही हैं कि जब वो जो सेमीफाइनलिस्ट टीम होती है ना, जो 4 बंदे, उनको ना फिर वो मशाक में जब वो सैर कराते हैं, मशाक जुजाद होते हैं, एक पायलट होता है और एक आपको साथ बिठा लेते हैं खुद। तो मुझे अभी तक याद है विंग कमांडर एहसन थे एक मेरे, जो मेरे साथ बैठे हुए थे, मुझे कहते हैं कि आप जिस सीट पे बैठे हैं ना जेंटलमैन, मैं अपने बेटे को नहीं बिठा सकते उसी, क्योंकि हमें इजाजत नहीं है अपनी फैमिली को उठाने की। लेकिन उसको मैंने कहा कि भाई एक ही तरीका है, तुम यहाँ पे पहुंचो, या एयरफोर्स में आ जाओ या भी तुम APDC जीतो, ठीक है, दैट इज ओनली वे। तो वहां पर डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि हाँ वहां से पाकिस्तान के, इट्स नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स, बाहर की दुनिया से भी आते हैं, कतरी भी होते हैं, नाइजीरियंस भी होते हैं, काफी जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं कुछ ना कुछ पायलट्स आते हैं वहां पर। और राफेल्स के ऊपर भी पाकिस्तान ट्रेनिंग, क्योंकि कतर के पास राफेल्स थे, इंडिया से पहले या कतर के पास राफेल थे या फ्रांस के पास, वो फ्रांस के पास तो होंगे इनके अपने, तो कतर के पास भी थे। कतरी जो अपने वो थे ना फौजी पायलट्स, वो क्योंकि ट्रेनिंग भी करने आते थे पाकिस्तान, उसके बदले राफेल्स को भी टेस्ट करता था थोड़े से। तो राफेल्स जब इंडिया ने खरीदे तो सबसे ज्यादा लांग तान इंडिया पे मोदी साहब पे तब हुई थी कि यार तुम लोग पागल हो, तुम लोग वो जहाज खरीदे जिसको पाकिस्तान ऑलरेडी टेस्ट करता फिर रहा है, ठीक है जनाब। इसलिए वो उन्होंने जनाब ऊपर से जनाब वो क्या कहते हैं उसको, नींबू चला दिए उसके ऊपर से जनाब, वो क्या कहते हैं वो नारियल फोड़ रहे हैं जनाब, सारे के सारे जनाब। वो मोदी साहब को पर लान तान हो रही, मोदी साहब को तब समझ आई जाके कि यार मेरे से कितना बड़ा ब्लंडर हो गया, ठीक है जनाब। लेकिन बहरहाल द डैमेज वाज डन। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल C और कंट्रोल V करके उसका J-10C जो है वो चाइना के, हाँ, द्रास से ऑर्डर कर लिया ना राफेल, तो द्रास से राफेल आ, लेकिन पावरफुल प्लेन, नो डाउट, वेरी पावरफुल प्लेन। JF-17 थंडर, वेरी पावरफुल प्लेन। अब तो उसका ब्लॉक 3 बन रहा है, ब्लॉक 3, तो अब उसमें 3rd फेज में उसमें जा रहे हैं सारे के सारे, अच्छी प्रोडक्शन हो रही है उसकी सारी की सारी, अच्छी बात। एक आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होनी चाहिए और आपके पास कम से कम इतनी पावर होनी चाहिए कि सरकार आपके कि भाईजान हम रेडी हैं, आओ तुसी मेहरबानी कर। आपको पता है आपके पास ये CSS करने के बाद 8 फौजी भी आते हैं पैराशूट के जरिए, ठीक है जनाब। जब आप लोग सिविल सर्विस एकेडमी पहुंचेंगे तो वहां से वो आ जाएंगे। तो ये जब ये अभिनंदन वाला केस हुआ था ना, तो ये फरवरी में केस हुआ था, तो ये जुलाई की बात है मेरा ख्याल है, उसी साल 2019 की। तो वो ट्रेनिंग करने, इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए ना कुछ फौजी आए, उसमें से 3 एयरफोर्स के थे, 2 अपना दूसरे थे अपना जमीनी फौज वाले। तो वो उस पर मतलब हमारी 4-4 घंटे की क्लासेस होती थी, उसमें टाइम बड़ा कम होता था बेचारों के पास, हफ्ते टाइम होता था, हफ्ते में तैयारी करनी होती सारी की सारी, उनको इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू करके वो फिर एलोकेट होते थे। तो मुझे याद है कि हमारी 3 घंटे की क्लास हो गई, थक गए, पानी शानी पी रहे थे, तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा यार वो अभिनंदन वाला क्या केस हुआ, वो एयरफोर्स वालों से बात की। तो मुझे भी तक उस बंदे का, उस ना लड़के का जवाब याद। उनका सर देखिए मैं आपको बात बताऊं, बात है जब ये मसला हुआ ना 14 अगस्त को, अगले दिन ना बेस पे हमने किसी बंदे ने ना, यकीन करें, नाश्ता तक नहीं किया, इतना अफसुर्दा थे हम इस बात के ऊपर। अफसुर्दा इस बात पे नहीं थे कि कुत्ता घर में दाखिल कैसे हुआ, अफसुर्दा इस बात पे थे कुत्ता वापस कैसे चला गया, ठीक है। मतलब मसला ये नहीं है कि कुत्ता छलांग मार के दरवाजे में एंटर कैसे हुआ है, मसला ये है कि वो वापस कैसे चला गया, हम किधर थे उधर, वापस कैसे चला गया, प्रॉब्लम इस बात पर है। आ गया है, वो आ गया, वो कुत्ता वापस कैसे चला गया, ये प्रॉब्लम। कहता सर बड़ा अफसोस और ये सारा कुछ। बहरहाल उसने कहा कि फिर वो 28 फरवरी वाला वाकया हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसने बड़ी टेक्निकल बात बताई। उसने कहा सर देखिए छोड़ दें इस बात को कि जहाज कैसे गिरा, सारा कुछ छोड़ दें, वो सबको पता है जहाज कैसे गिरा, लेकिन टेक्निकल बात ये है कि जो आपके एयरप्लेन्स होते हैं ना,
जो आप डॉग फाइट में इस्तेमाल करते हैं वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि अच्छा यार ये फलां जगह पे हिट कर सकता है, फलां जगह पे हिट कर सकता है, क्योंकि उसको हमने रियल वॉर में तो टेस्ट नहीं किया होता। रियल वॉर तो है ना कि यार दुश्मन का फौजी आए और वो हमारे साथ डॉग फाइट करे, यहां से हम डॉग फाइट करें और वो वाकई टेस्ट हो। हम तो सिमुलेटर्स में टेस्ट हो गया, या हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना ली कि यार हमारा मिसाइल फलां जगह पे क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। कहता सर सबसे अच्छी चीज ये कि हमारा जहाज टेस्ट हो गया डॉग फाइट के अंदर, कि जहाज ठीक है। और वाकई जो है ना वो रियल डॉग फाइट के अंदर ना हमने उनका जहाज गिरा लिया। इससे आप देखिएगा JF-17 जो है ना उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी और ऑर्डर्स भी आएंगे पूरी दुनिया से, और वाकई ऐसा हुआ। उसके बाद बड़ी दुनिया ने JF-17 ऑर्डर किया पाकिस्तान से कि यार ये तो टेस्टेड जहाज है, एक्सपेरिमेंट हो गया ना भाई। पहले तो सिर्फ और सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे हाइपोथेसिस ही था ना कि भाईजान ये जहाज ये मिसाइल फलां जगह पे हिट करेगा डॉग फाइट में, लेकिन वो फिर एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर थ्योरी बन गई। ठीक है, इसलिए ब्लॉक 3 भी शुरू हो गया उसका कि चलो भाईजान आप ब्लॉक 3 भी शुरू करते हैं उसका। तो प्रोडक्शन इसी तरह ही जहाजों की इस तरह चीजें चलती रहती हैं। तो हर चीज में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन भी होनी चाहिए, रादर देन कि हमने बुलाया बंदे को, चपेड़े भी मारी हैं, उसको चाय भी पिलाई, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज के वो जो हमारा टेस्टिंग थी ना जो मिसिंग थी, मिसिंग भी नहीं ये मैं कह रहा कि उन चारों ने टेस्टिंग की नहीं हुई थी, की हुई थी, लेकिन वो जो ओरिजिनल डॉग फाइट है ना, आप ये समझ लें कि घर बैठ के जनाब आपने जनाब वो टोकन पे गेमें बहुत खेली हैं, ठीक है, टोकन डाल के जनाब ओ आ लग रहा है जनाब, ओ आ लग रहा है जनाब, अब ओरिजिनल फाइट आई है, ओरिजिनल फाइट के अंदर ओ आई नहीं निकल रहा आपका, ठीक है जनाब, उसमें फिर पता चलता है आपको कि सरकार वो गेम जो है वो खराब हुई है। तो टेकन खेलने वाली से चल रहे होते हैं जनाब, वो चल रहा है जनाब। असल में जब फाइट होती थी ना तब बंदे का जो है ना सिर्फ ओ पे निकल जाता था, आ निकलता ही नहीं था उस बंदे का। तो वो सिचुएशन हो तब ओरिजिनल फाइट में तब पता चलता है कि वाकई बंदे की टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई। ठीक हो जनाब। आर्टिकल का नाम था जनाब दी ट्रायंगुलर कोल्ड वॉर, दी ट्रायंगुलर कोल्ड वॉर। लिख लिया आपने जनाब। आखिरी पॉइंट हमने कौन सा मेंशन किया है जी? हाँ, मिडिल ईस्ट रियलाइज दैट ऑयल इज नॉट द फ्यूचर। समझ आ गई बात, कहानी समझ आ गई? इसको थोड़ा सा दो चार पॉइंट्स लिख लें। द मिडिल ईस्ट रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज मूविंग बियॉन्ड ऑयल। द वर्ल्ड इज मूविंग बियॉन्ड oil. Beyond oil. And oil through US dollars. And oil through US dollars was giving excessive power to United States to lead the world, and dictate its policy. World and dictate its policy. The world beyond oil will be a death. The world beyond oil will be a death to US hegemony through petrodollars. World beyond oil will be a death to US hegemony through petrodollars. समझ आ गई? और आखिरी बात, रीजन नंबर 6, US withdrawal from Afghanistan. US withdrawal from Afghanistan. US withdrawal from Afghanistan. सिंपल सी बात है, इन्होंने रियलाइज कर लिया कि सरकार अभी हमें यहां पर बैठ के जो है वो कंट्रोल करना जो है ना हमारे लिए फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वी नीड टू लीव दिस वॉर जोन, और हमें निकलना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा, राइट? और निकले हैं और गए हैं, इसका मतलब उन्होंने एक किस्म का जो अफगानिस्तान है उसको जब लीव किया है तो वो चाइना और रशिया को एक किस्म का खुला हाथ दे गए हैं यहां पर। जब तक वो यहां पर बैठे थे कंट्रोल कर पा रहे थे। बात समझ आती है? जब वो यहां से निकले हैं तो कंट्रोल उनके हाथ से निकल गया। नोट कीजिएगा जी। when US withdrew
from Afghanistan, it was a testimony to the fact, it was a testimony to the fact